ओके डन। अब सर क्या होगा, अब मैन्युफैक्चर विद इन द वेयरहाउस, क्या है बेटा पॉइंट? अगर मान लो आपको मैन्युफैक्चर विद इन द वेयरहाउस की परमिशन मिल गई, परमिशन नहीं मिलेगी प्रिंसिपल कमीशन कमीशनर से बेटा, क्लियर? परमिशन अगर मिल गई तो मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन आप कर सकते हो बेटा। अब मैन्युफैक्चरिंग परमिशन कर रहे हो, मान लो आपने प्लास्टिक इंपोर्ट किया, क्या इंपोर्ट किया बेटा? उससे मार्कर बनाया और मार्कर बना के एक्सपोर्ट कर दिया, नो कस्टम विल बी चार्ज। पर अगर मार्कर बना के आपने डीटीएम भेज दिया, क्या भेज दिया बेटा? तो लाइन ध्यान सुनना, कस्टम्स विल बी चार्ज ऑन द मार्कर, क्या बोला बेटा? As if marker was imported in India in that form only, as if marker was imported in India in that form only। हाँ है ना, ये मानेंगे कि हमने मार्कर ही इंपोर्ट किया और मार्कर ग्रेड से कस्टम लग जाएगा। बोलो यस सर, क्लियर? अब सर आपने कुछ मार्कर एक्सपोर्ट किया, कुछ लोकल मार्केट में चाहते हो, कुछ हो जाएगा बेटा। जो एक्सपोर्ट किया उस पर कोई कस्टम नहीं, जो लोकल मार्केट में चाहो उस पर कस्टम लग जाएगा। एज इफ दोज वर इंपोर्टेड इन इंडिया इन दैट फॉर्म ओनली। बोलो हाँ है ना, यस सर। बात आती है झगड़ा किसका आता है? वेस्ट और स्क्रैप का। अगर मान लो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस टाइम में वेस्ट और स्क्रैप प्रोड्यूस हुआ, उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है, बात ही खत्म। उसकी वैल्यू 50,000 रुपये, पर उसको भी एक्सपोर्ट कर दिया, बात ही खत्म। उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, बात खत्म। पर अगर उसको डीटीएम बेचा, किसको? कचरे को। वेस्ट और स्क्रैप को अगर डीटीएम बेचा तो उस पर कस्टम लगेगा, पर कितना लगेगा? डिपेंड्स ऑन फाइनल गुड्स। अगर फाइनल गुड्स आपने एक्सपोर्ट किया था तो वेस्ट और स्क्रैप पे कस्टम लगेगा, एज इफ दोज वर सोल्ड इन दोज वर इंपोर्टेड इन इंडिया इन दैट फॉर्म ओनली। मतलब वेस्ट और स्क्रैप पे वेस्ट और स्क्रैप की रेट लगेगी, उतना कस्टम लग जाएगा, क्लियर? पर अगर फिनिश गुड्स वर सोल्ड इन डीटीए तो फिनिश गुड्स पे कस्टम लग जाएगा, एज इफ दोस वर इंपोर्टेड इन इंडिया इन दैट फॉर्म ओनली बेटा। पर वेस्ट और स्क्रैप जो डीटीए में जा उस पे कस्टम लग जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ द इनपुट्स। जो इंपोर्टेंट मटेरियल कंटेंट था, जैसे प्लास्टिक जो था बेटा, प्लास्टिक की रेट से कस्टम लग जाएगा किस पे? वेस्ट और स्क्रैप पर। हाँ है ना, यस सर, क्लियर? सेक्शन 66 काम का नहीं बेटा, कोई मतलब नहीं, कंफ्यूजन की जरूरत नहीं बेटा, डिलीट कर देना बेटा, क्लियर? सर सुनना, नाउ रिमूवल फ्रॉम वेयरहाउस, क्या है बेटा? रिमूवल फ्रॉम वेयरहाउस, शिफ्टिंग टू अनदर वेयरहाउस, सेम प्रोसीजर। सर परमिशन लो और यहाँ से निकालो, वहां ले जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं बेटा। वेयरहाउसिंग बॉन्ड कस्टम ऑफिसर से फाइल किया हुआ बेटा, वेयरहाउस के पास थोड़ा फाइल किया, इसलिए वेयरहाउसिंग बॉन्ड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ड्यूटी वगैरह पे करने की जरूरत अभी नहीं है, क्लियर? अच्छा पहले पढ़ा रहा हूं मैं रिमूवल फॉर एक्सपोर्ट, कुछ नहीं बेटा, एक्सपोर्ट शिपिंग बिल फाइल करेगा, एक्सपोर्ट के लिए परमिशन मिलेगी बेटा। अगर कस्टम ड्यूटी लगना है तो एक्सपोर्ट पे कस्टम पे कर बेटा, अदरवाइज गुड्स विल बी अलाउड फॉर एक्सपोर्टेशन एंड इंपोर्ट वाले गुड्स पे कोई कस्टम पे करने की जरूरत नहीं है। अग्रीड, डन, क्लियर? अच्छा सुनना सर, अब आता है रिमूवल फॉर होम कंजम्पशन, फाइल एक्सपोर्ट बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन रीअसेसमेंट होगा, बट ओनली इन रेस्पेक्ट ऑफ रेट ऑफ ड्यूटी, नॉट इन रेस्पेक्ट ऑफ वैल्यू। और सर रीअसेसमेंट जो होगा उतना जो ड्यूटी का अमाउंट निकलेगा वो पे करोगे, अलॉन्ग विद इंटरेस्ट पेनल्टी। अगर है तो पे किया, आउट ऑफ कस्टम्स ऑर्डर मिल जाएगा, सर टाटा बाय बाय सी हो जाएगा। और हाँ, बिफोर रिमूवल फॉर होम कंजम्पशन अगर आप चाहो तो रेलिंक्विशमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हो, रेलिंक्विशमेंट के लिए परमिशन मिल गई तो ड्यूटी रेमिशन मिल जाएगा, ड्यूटी पे करने की जरूरत नहीं है। पर हाँ, यहाँ पे ऐसे केस में वेयरहाउसिंग चार्ज पे करना पड़ता है, पर वो पॉइंट यहाँ से डिलीट कर दिया बेटा। पहले वेयरहाउसिंग चार्ज के सारे पॉइंट इसमें सेक्शन लिखे थे सारे कस्टम्स एक्ट के, पर सर वेयरहाउसिंग रेंट के लिए सब तरफ से डिलीट कर दिया कि वेयरहाउस कीपर लेता रहेगा, उसका गवर्नमेंट का टेंशन नहीं है, क्लियर? पक्का, डन। और सुनना बेटा, अगर गुड्स ऑफ वोल्टा नेचर, क्या बेटा? आपने इंपोर्ट किया और थोड़ा बहुत इवोर्ड हो गया ड्यू टू द नेचर, तो उस पर कोई कस्टम पे करने की जरूरत नहीं है, किसी को भी पे करने की जरूरत नहीं बेटा, क्लियर? पर अगर आपने परमिशन के बिना गुड्स को रिमूव किया, क्लियर, तो वॉलेटेड गुड्स कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे बेटा? सेक्शन 71 बोलता है क्या, जो गुड्स हमने परमिशन दी थी या तो अनदर वेयरहाउस के लिए या फॉर होम कंजम्पशन के लिए या फॉर एक्सपोर्ट के लिए, उस अकॉर्डिंग ही रिमूव करना है बेटा। पर अगर आपने गड़बड़ करी तो सेक्शन 22 क्या बोलता है? उनको बोल देंगे क्या? वॉलेटेड गुड्स। क्या बोलेंगे बेटा उसको हम? वॉलेटेड गुड्स, क्लियर? या परमिट टाइम के अंदर आप रिमूव करा ही नहीं आपने बेटा गुड्स को, तो भी क्या कहेंगे बेटा? वॉलेटेड गुड्स कहेंगे। ऐसे केस में वॉलेटेड गुड्स आर लायबल टू बी कॉन्फिस्केटेड। प्लस सुनना बेटा, ड्यूटी वगैरह मांगेगा डिपार्टमेंट आपसे इमीडिएटली, और अगर गुड्स अवेलेबल है तो उसको बेच के पैसा रिकवर कर लेगा। हाँ है ना, समझे मेरी बात? पक्का बेटा, डन। और सुनना लास्ट है कैंसिलेशन बॉन्ड, सारा ड्यूटी वगैरह पे कर दिया, गुड्स आर अलाउड फॉर होम कंजम्पशन या रिमूवल, क्लियर? या आपने बॉन्ड किसी और को, आपने गुड्स बेच दिया, उसने नया बॉन्ड भर दिया, आपका बॉन्ड क्या हो जाएगा बेटा? कैंसिल हो जाएगा। हाँ है ना, यस सर। एंड लास्ट सेक्शन ऑफ द वेयरहाउसिंग, सर लाइसेंसी का कस्टडी। सर जिसको लाइसेंस दिया था बेटा वेयरहाउस का, यू आर द वेयरहाउस कीपर, क्लियर? यू आर द लाइसेंसी, आपको प्रॉपर रिकॉर्ड रखने हैं सारे गुड्स के, सारा अकाउंटेबिलिटी आपकी बेटा। और सर जब तक प्रॉपर ऑर्डर नहीं मिलता तब तक यू विल नॉट अलाउ रिमूवल ऑफ द गुड्स फ्रॉम द वेयरहाउस, अदरवाइज यू विल बी लायबल टू पे कस्टम ड्यूटी ऑन सच गुड्स, क्लियर? और आपकी पोजीशन से कोई गुड्स लॉस हो तो यू विल बी लायबल टू पे कस्टम ड्यूटी ऑन सच गुड्स। बोलो यस सर, क्लियर? और पिक्चर खत्म होती है। अब एक लास्ट पॉइंट जो शेयर करूंगा बेटा मैं, अगर आपने लास्ट परमिटेड डे ऑफ वेयरहाउसिंग तक गुड्स को रिमूव नहीं किया तो जो वेरी गुड, तो जो लास्ट परमिटेड डे ऑफ वेयरहाउसिंग जो होता है उस दिन मान लेता है कि गुड्स आर डीम्ड टू बी रिमूव्ड, और उस दिन जो रेट होती है उस रेट से कस्टम लगेगा, बाद की रेट से कंसर्न नहीं है, भली बिल ऑफ एंट्री आपने बाद में फाइल किया उससे कंसर्न नहीं है, क्लियर? सेकंड थिंग, एक बार अगर आपका परमिटेड पीरियड ऑफ वेयरहाउसिंग निकल गया, मतलब डीम्ड रिमूवल फॉर होम कंजम्पशन हो गया, क्या उसके बाद आप आके रेलिंक्विशन के लिए अप्लाई कर सकते हो क्या बेटा? नहीं, क्लियर? कि बिफोर रिमूवल फॉर होम कंजम्पशन के लिए रेलिंक्विशन के लिए अप्लाई होता है। बोलो यस सर, पक्का बेटा, डन, क्लियर? और सर वेयरहाउसिंग चैप्टर खत्म होता है। अब ड्यूटी ड्रॉबैक,
टॉपिक क्या है? दो केस, सेक्शन 74 और सेक्शन 75। मैंने मार्कर इंपोर्ट किया, क्या इंपोर्ट किया बेटा मैंने, और मार्कर ही एक्सपोर्ट कर दिया, तो मार्कर पे जो कस्टम पे किया था उसका रिफंड मिल जाएगा, दैट इज कॉल्ड ड्रॉबैक अंडर सेक्शन 74। क्लियर? 75 बोलता है आपने मार्कर इंडिया मैन्युफैक्चर किया बेटा, प्लास्टिक इंपोर्ट किया, रबर डोमेस्टिक मार्केट खरीदा, कुछ सर्विसेज ली, उस पर कस्टम पे किया, एक्साइज पे किया, सर्विस टैक्स पे किया। क्लियर? और उससे मार्कर बना के एक्सपोर्ट कर दिया, तो नो डाउट मार्कर पे टैक्स नहीं है, पर मार्कर बनाने के लिए जो इनपुट वगैरह काम है उस पर टैक्स पे किया आपने बेटा। क्लियर? उसका रिफंड मिल जाएगा अंडर सेक्शन 75। यस या नो? पक्का बेटा? ओके सर, सेक्शन 74 बोलता है आपने कोई गुड्स इंपोर्ट किया बेटा, मार्कर इंपोर्ट किया बेटा, और मार्कर ही एक्सपोर्ट कर दिया, और विदाउट यूज अगर एक्सपोर्ट किया विद इन 2 ईयर प्लस एक्सटेंशन, तो इस केस में 98% ड्रॉबैक मिलेगा। कितना मिलेगा बेटा? पर आपने अगर यूज करके एक्सपोर्ट किया तो सर 95, 85, 75, 70, 65 और 60 और 0। हाँ है ना बेटा? क्लियर? 3, 6, 9, 12, 15, 18 और मोर देन 18 मंथ इंपोर्ट किया, जिस दिन क्लियर हुआ फॉर होम कंजम्पशन, वहां से लेकर जब आपने प्रेजेंट किया फॉर एक्सपोर्टेशन, वो पीरियड अगर 3 मंथ तक का है तो 95% ड्रॉबैक मिलेगा। याद है बेटा? यूज करके एक्सपोर्ट किया तो, विदाउट यूज तो 98 मिलना ही मिलना है बेटा। हाँ है ना? क्लियर? मोर देन 18 मंथ के बाद तो कोई ड्रॉबैक नहीं मिलेगा। हाँ है ना? पर अगर आपने पर्सनल या प्राइवेट यूज के लिए इंपोर्ट किया था, किस लिए इंपोर्ट किया बेटा आपने, या कोई मोटर कार इंपोर्ट किया और यूज करके एक्सपोर्ट किया, तो सर 4, 3, 2.5%, 2% इज द रेट ऑफ रिडक्शन। क्लियर? फ्रॉम द ड्रॉबैक। हाँ है ना बेटा? यस सर। क्लियर? वैसे 2 इयर्स के अंदर एक्सपोर्ट करना पड़ता है, प्लस मैक्सिमम 2 इयर्स का और एक्सटेंशन मिल सकता है, उसके बाद तो कोई ड्रॉबैक नहीं मिलेगा बेटा। हाँ है ना? अच्छा सुनो, 4 कैटेगरी गुड्स, कितनी कैटेगरी गुड्स बेटा अगर यूज करके एक्सपोर्ट किया, क्या किया बेटा आपने, यूज करके एक्सपोर्ट किया, तो नो ड्रॉबैक विल बी अलाउड। फर्स्ट है कपड़े बेटा, वेयरिंग अपरेल। क्लियर? कपड़े यूज किए और बोले नहीं चाहिए, राइट? क्लियर? सेकंड क्या है, टी चेस्ट, खाली बॉक्स इंपोर्ट किया और खाली बॉक्स एक्सपोर्ट किया, नो ड्रॉबैक विल बी अलाउड। थर्ड है मूवीज वगैरह बेटा, क्या बेटा, मूवी इंपोर्ट की देख लिया, बोलते हो नहीं चाहिए वापस। क्लियर सर? फोर्थ है क्या सर, अनएक्सपोर्ट फोटोग्राफिक फिल्म, पेपर एंड एक्स्ट्रा फिल्म्स। क्लियर? समझे मेरी बात? तो ऐसे केस में यूज करके एक्सपोर्ट किया तो नो ड्रॉबैक विल बी अलाउड, विदाउट यूज तो 98 मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं बेटा। हाँ है ना? क्लियर? ओके। अब सर सेकंड के साथ है, मैंने मान लो प्लास्टिक इंपोर्ट किया, क्या इंपोर्ट किया बेटा, प्लास्टिक, उस पर कस्टम पे किया, रबर डोमेस्टिक मार्केट से खरीदा। क्लियर? रबर डोमेस्टिक मार्केट से खरीदा और कुछ इनपुट सर्विसेज ली, इनपुट पे आपने एक्साइज पे किया, कस्टम पे किया या सर्विस टैक्स पे किया इनपुट सर्विसेज पर, और उनसे आउटपुट बना के एक्सपोर्ट कर दिया, तो नो डाउट आउटपुट टैक्स नहीं, पर उसमें काम वाले इनपुट्स पे तो टैक्स पे क्या होगा बेटा, उसका रिफंड मिलेगा। पर सर हर एक मार्केट के लिए, हर एक गुड्स के लिए थोड़ी स्टडी करनी पड़ेगी गवर्नमेंट बेटा, हर एक असेस के लिए थोड़ी स्टडी करेगी। इसलिए गवर्नमेंट क्या कह रहा, जो भी गुड्स इंडिया से जनरली एक्सपोर्ट होता है उसकी मार्केट स्टडी कर ली और देख लिया, हर एक गुड्स का अलग अलग स्टडी किया बेटा, और देख लिया कि ऑन एन एवरेज अगर एफओ वैल्यू 1 करोड़ है तो ऑन एन एवरेज उसमें काम वाले इनपुट सर्विस पे कितना कस्टम एक्साइज सर्विसेज पे होता है, देख लिया 6 लाख पे होता है मान लो, तो 6% इज द रेट ऑफ ड्रॉबैक। ऑल इंडस्ट्री रेट ऑफ ड्रॉबैक फिक्स कर दिया किसने, गवर्नमेंट ने। हाँ है ना? यूजुअली फिक्स्ड एज अ फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ द एफओबी। इसको 1 जून को एवरी ईयर गवर्नमेंट क्या करता है, रिव्यू करता है। हाँ है ना? क्लियर? ताकि मान लो कस्टम में चेंज हुआ, एक्साइज में चेंज हुआ, सर्विसिंग में चेंज हुआ, तो उसके अकॉर्डिंग सर रेट ऑफ ड्रॉबैक भी चेंज करे बेटा गवर्नमेंट। हाँ है ना? क्लियर? समझे मेरी बात बेटा? ओके सर, सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो रूल नंबर 4 बोलता है कि इसको रिवाइज भी कर सकता है, क्या कर सकता है बेटा, रिवाइज भी कर सकता है, ऑब्वियस बात है बेटा। क्लियर? अब मान लो आपने कोई गुड्स एक्सपोर्ट किया, क्या किया बेटा आपने, और उसके लिए रेट ऑफ ड्रॉबैक, ऑल इंडस्ट्री रेट ऑफ ड्रॉबैक है ही नहीं बेटा, तो ऐसे केस में पहली बार जब रेट ऑफ ड्रॉबैक फिक्स करते हैं उसको बोलते हैं ब्रांड रेट ऑफ ड्रॉबैक। क्या बोलते हैं बेटा उसको, ब्रांड रेट ऑफ ड्रॉबैक। सर वो आप अप्लाई कर सकते हो एक्सपोर्ट करने के 3 महीने के अंदर, प्लस अगर लेट हो गया तो 3+3+6। याद आया बेटा आपको? क्लियर? 3 मंथ का एक्सटेंशन फर्दर देता है कौन, एसीडीसी, ऑन पेमेंट ऑफ फीस ऑफ ₹1000 1% ऑफ एफओबी व्हिचएवर इज लेस। क्लियर? 3 महीने का टाइम था ऑलरेडी, प्लस 3 महीने का एक्सटेंशन किसने दिया, एसीडीसी ने, पर उससे ज्यादा लेट हो गए तो कमिश्नर के पास जाना पड़ेगा। उसके केस में 6 महीने का एक्सटेंशन और दे सकता है कमिश्नर, और ऐसे केस में फीस है डबल, 2000 और 2% ऑफ एफओबी व्हिचएवर इज लेस, मतलब मैक्सिमम फीस 2000 रुपए, ज्यादा फीस नहीं बेटा। पर एसीडीसी और कमिश्नर लगता है कि मामला गड़बड़ है, रीजनेबल कॉस्ट नहीं था तो एक्सटेंशन हो सकता है, मना भी करते बेटा आपको। क्लियर? पक्का? ओके। अब सर आपने मान लो ब्रांडेड के लिए अप्लाई किया तो गवर्नमेंट स्टडी करेगी बेटा। क्लियर? पर आप तो बोलते हो मेरे को तो अभी के भी चाहिए, अभी के भी चाहिए, तो आप चाहो तो प्रोविजनल ड्रॉबैक के लिए अप्लाई कर सकते हो, बॉन्ड साइन करना पड़ेगा, और सर आपको जितना आपने अप्लाई किया उतना ही उससे कम अमाउंट ऑफ ड्रॉबैक गवर्नमेंट कैन अलाउ द ड्रॉबैक। क्लियर? और बाद में जो भी प्लस माइनस होगा दैट विल बी एडजस्ट अलोंग विद इंटरेस्ट। क्लियर? पक्का? डन। अब सुनना बेटा लास्ट पॉइंट, स्पेशल ब्रांड रेट। अगर मान लो आपने जो एक्चुअल पे किया है उसका 80% भी ड्रॉबैक नहीं मिल रहा है इस पर ऑल इंडस्ट्री रेट, तो ऐसे केस में यू मे अप्लाई फॉर अ स्पेशल रेट व्हिच विल बी कॉल्ड स्पेशल ब्रांड रेट ऑफ ड्यूटी ड्रॉबैक। हाँ है ना? क्लियर? और स्पेशल ब्रांड रेट ऑफ ड्यूटी ड्रॉबैक के लिए अप्लाई कर सकते हो। समझा सांबा? ओके। और सुनो सांबू, कितने टाइम में अप्लाई करना है, वही 3+3+6।
क्लियर, समझे, प्रोविजनल ड्रॉबैक के लिए सेम पॉइंट है। पर सुनो खास बात, अब की बार मोदी सरकार बोलती है क्या, अगर आपने स्पेशल ब्रांडेड के लिए अप्लाई किया तो हम आगे हो क्या आपको प्रोविजनल ड्रॉबैक देंगे। कितना अमाउंट देंगे इसमें भी डिटरमाइन में सेंट्रल गवर्नमेंट, आपको बॉन्ड वन साइन करने की जरूरत नहीं। पर हाँ, अगर आपको एक्स्ट्रा प्रोविजनल ड्रॉबैक चाहिए तो यू विल हैव टू अप्लाई, और उस केस में बॉन्ड साइन करना पड़ेगा बेटा आपको, हाँ है ना। और जो भी फाइन होगा वो प्लस माइनस एडजस्टमेंट शैल बी अलाउड। बोलो यस सर, समझे मेरी बात। और ध्यान ना, स्पेशल ब्रांडेड का ड्रॉबैक तभी मिलेगा आपको अगर आपने ऑल इंडिया स्टेट के लिए अप्लाई नहीं किया तो ही। ओके डन। और सर पॉइंट खत्म होता है। अब सर कुछ केसेस जहां पर ड्रॉबैक नहीं मिलता, सुनना बेटा, मिनिमम अमाउंट 50 रुपया बेटा, हाँ है ना। मार्केट वैल्यू से ज्यादा ड्रॉबैक कभी नहीं मिलेगा बेटा, मार्केट वैल्यू से कम अगर ड्रॉबैक तो मिलेगा, पर मैक्सिमम 1/3 ऑफ द मार्केट वैल्यू मिलेगा बेटा, हाँ है ना। और सुनो, या तो 1% होना चाहिए ड्रॉबैक या 501, आइदर एक्सीडिंग 500 और 1% होना चाहिए, दोनों में से एक कंडीशन पूरी तो ड्रॉबैक मिलेगा, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम, सब्जेक्ट टू मिनिमम 50 रुपी, हाँ है ना। यस सर, क्या चेक करोगे बेटा सबसे पहले, 501 या 1%, दोनों में से एक कंडीशन पूरी तो ड्रॉबैक मिलेगा, सब्जेक्ट टू मिनिमम 50। क्लियर, समझे। अपर लिमिट कितनी बेटा, 1/3 ऑफ द मार्केट वैल्यू ऑफ द गुड्स, मैक्सिमम इतना ही ड्रॉबैक मिलेगा बेटा आपको। क्लियर। और इस सोशल ने बेटा परचेज टैक्स पे क्या नहीं ड्रॉबैक लेने पहुंच गया, क्या मिलेगा ड्रॉबैक नहीं। सर आपने चाय बनाई बेटा, क्या बनाई आपने, वो नहीं बेटा वो, क्लियर, चाय पत्ती, चाय पत्ती रे, और क्या बेटा, मैन्युफैक्चर। क्लियर। तो सर चाय पत्ती को एक्सपोर्ट किया बेटा, उसको टी चेस्ट के अलावा किसी और बॉक्स में पैक करके एक्सपोर्ट किया तो नो ड्रॉबैक शैल बी अलाउड। समझे मेरी बात, खुली चाय एक्सपोर्ट नहीं करेगा बेटा, नहीं तो रास्ते में बन जाएगी चाय बेटा। क्लियर, समझे। टी चेस्ट में एक्सपोर्ट किया तो ही ड्रॉबैक मिलेगा, तो इसको ड्रॉबैक नहीं मिलेगा, समझे। एंड सर कुछ गुड्स के रेस्पेक्ट में गवर्नमेंट मिनिमम वैल्यूएशन का क्राइटेरिया फिक्स कर सकता है, और मिनिमम वैल्यूएशन का क्राइटेरिया अगर फिक्स कर दिया तो आपको अचीव करना पड़ेगा तो ही ड्रॉबैक मिलेगा, तो नो ड्रॉबैक शैल बी अलाउड। पर हाँ, जिसके लिए कोई क्राइटेरिया नहीं, वहां पे एटलीस्ट नेगेटिव वैल्यूएशन नहीं होना चाहिए। पर ये पॉइंट केवल सेक्शन 75 में अप्लाई होगा, जो गुड्स आपने इंपोर्ट किया एज इट इज एक्सपोर्ट किया वहां पे अप्लाई नहीं होता। क्लियर। और गवर्नमेंट चाहे तो कुछ गुड्स को नोटिफाई कर सकता है कि सर यहाँ पे स्मगलिंग होने का वापस चांस है, केवल ये बुक्स में एक्सपोर्ट दिखाने के लिए, ड्रॉबैक लेने के लिए एक्सपोर्ट दिखा के मजे ले रहा है, तो गवर्नमेंट चाहे तो वापस उसको क्या कर सकती, मना कर सकती, नो ड्रॉबैक शैल बी अलाउड इन रिस्पेक्ट ऑफ सच गुड्स। बोलो यस सर। क्लियर। फिर प्रोसीजर कंडीशन वगैरह दे रखी बेटा ड्रॉबैक के रेस्पेक्ट में, हाँ है ना, समझे मेरी बात, पक्का। अच्छा इंटरेस्ट की बात समझ लो बेटा, सेक्शन 75A बोलता है इंटरेस्ट के लिए कि अगर आपने कोई गुड्स इंडिया से एक्सपोर्ट किया, क्या किया बेटा आपने, और आपने ड्रॉबैक के लिए अप्लाई किया, किसके लिए अप्लाई किया बेटा, ड्रॉबैक के लिए, और गवर्नमेंट ड्रॉबैक देने में लेट हो गई। क्लियर। तो ध्यान रखना, जिस दिन आपने अप्लाई किया उसके 1 मंथ में ड्रॉबैक नहीं दिया, 1 मंथ, नॉर्मली 3 मंथ है बेटा, यहाँ पे केवल 1 मंथ है। क्लियर। 1 मंथ में गवर्नमेंट ड्रॉबैक नहीं दिया तो यू विल बी अलाउड द ड्यूटी ड्रॉबैक अलॉन्ग विद इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। 1 मंथ एक्सपायर होने के बाद जितना अमाउंट ड्यू बनता है बेटा उतने अमाउंट पर आपको इंटरेस्ट मिलेगा बेटा, हाँ है ना। क्लियर। पर हाँ, एसएससी का लेट हो गया, एसएससी को अगर मान लो ड्रॉबैक मिल गया और बाद में रियलाइज हुआ, एक बार आपको ड्रॉबैक मिल गया, बाद में रियलाइज हुआ बहुत बड़ी गलती हो गई, क्लियर, डिमांड ऑर्डर पास किया या एरनेस ड्रॉबैक मिल गया था, तो जिस दिन डिमांड ऑर्डर आया, क्लियर, सुनना, उससे कोई कंसर्न नहीं है, जिस दिन ड्रॉबैक मिला था उस दिन से इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, जब तक आप पे नहीं करते हो, एट द रेट ऑफ 15% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट से। क्लियर। अब यहाँ पे 2 मंथ, अब 2 मंथ में आपने पे किया है नहीं किया, इंटरेस्ट तो पे करना ही करना है, पर 2 मंथ में अगर पे नहीं किया तो आपका केस विल बी ट्रांसफर टू रिकवरी सेल, जो रिकवरी करेगा आपसे बेटा, हाँ है ना। यस सर, समझे, डन। ये ड्रॉबैक का पिक्चर खत्म होता है। अब अच्छा एक पॉइंट और अच्छा लगता है मेरे को ड्रॉबैक में, बता देता हूं मैं आपको। अगर आपने कोई गुड्स इंडिया से एक्सपोर्ट किया था, क्या किया था बेटा आपने, और फॉरेन करेंसी नहीं आया, आपका पैसा डूब गया बेटा, तो ऐसे केस में सच अमाउंट विल बी रिकवर्ड फ्रॉम यू। ड्रॉबैक दिया था वो क्या मिलेगा आपसे, रिकवरी करेगी गवर्नमेंट। पर ध्यान रखना, अगर एक केस में 3 कंडीशन पूरी, तीनों क्यूमुलेटिव, तो आपको ड्रॉबैक नहीं, रिकवरी नहीं करेगी गवर्नमेंट। कौन कौन सी, फर्स्ट सर आपका एसीसी इंश्योरेंस कवरेज था, क्या था बेटा, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन इंडिया से इंश्योरेंस कवरेज लिया हुआ था आपने। क्लियर। प्लस द फैक्ट ऑफ नॉन रिकवरी का एक सर्टिफिकेट लेके आके कंसर्न फॉरेन मिशन से बेटा। और थर्ड, आरबीआई ने फॉरेन एक्सचेंज रिसीव करने की कंडीशन को वेव ऑफ कर दिया, बोला ठीक है जा कबूतर जा, कोई दिक्कत नहीं बेटा, नहीं आया पैसा कोई बात नहीं। तो तीनों कंडीशन को पूरी हो गई, तो ऐसे केस में आपको जो ड्रॉबैक दिया वो रिकवरी नहीं करेंगे। अग्रीड बेटा, डन। और रिकवरी अगर कर लिया और बाद में अगर पैसा वापस रिसीव हो गया तो जितना पैसा रिसीव हुआ उतने का ड्रॉबैक वापस अप्लाई कर सकते हो बेटा। क्लियर। जिस दिन रिसीव हुआ उसके 3 महीना प्लस 9 महीना है, 3 + 9 है बेटा, हाँ है ना। यस सर, पक्का, डन। ड्यूटी ड्रॉबैक गोवा गॉन। बैगेज, आपने कोई गुड्स इंपोर्ट किया, सॉरी बाहर से कोई पैसेंजर इंडिया में आ रहा है बेटा, क्लियर, तो सर जो पर्सनल यूज के लिए गुड्स लेके आता है बेटा, या फैमिली मेंबर्स के लिए या किसी को गिफ्ट वगैरह करने के लिए क्या आता है, उसको बोलते हैं बैगेज बेटा। दो शुड नॉट बी इन कमर्शियल क्वांटिटी, हाँ है ना बेटा। क्लियर। तो जो गुड्स आपका बोनाफाइड गुड्स था, मतलब जो आप लेके गए तो वही लेके आ रहे हो, तो उसमें कोई कस्टम लगती बात आती नहीं बेटा। पर जो नया गुड्स लेके आया है, क्लियर, उस पर कस्टम लगता है, पर एक लिमिट तक एग्जाम किया हुआ है। वो एग्जामिशन कितना वो इन रूल्स में दिया हुआ है बेटा। पर ध्यान रखना,
उस पर अगर कस्टमर लगता है तो रिलेवेंट डेट फॉर रेटोडिन टैरिफ वैल्यू क्या होगा, जिस दिन आप बैग प्रेजेंट करते हो बेटा, क्लियर, वही होगा। पर हाँ, अगर मान लो आपके बैगेज में कोई गुड्स ऐसा है जो प्रोहिबिटेड गुड्स है बेटा, क्लियर, ये ड्यूटेबल है, पर आपने उसके लिए ट्रू डिक्लेरेशन दिया, क्या दिया बेटा आपने, ट्रू डिक्लेरेशन, तो ऐसे रेस्टोरेंट में क्या होगा बेटा, अगर आपने ट्रू डिक्लेरेशन दिया तो गुड्स को वहीं पे हेल्ड कर देंगे बेटा, एंड जब आप इंडिया से वापस जाओगे बेटा तब दोस गुड्स आर अलाउड टू बी रिटर्न टू द एक्सपोर्टर अगेन, क्लियर, समझे, या फिर एज ए कार्गो कंजन नेम भेज देंगे या किसी और पर्सन के थ्रू ऑथराइज करके भेज देंगे बेटा, क्लियर, ऐसे केस में कॉन्फिस्केशन नहीं होगा, अग्रीड। पर आपने ट्रू डिक्लेरेशन नहीं दिया था, जैसे हेमल के शान है, ट्रू डिक्लेरेशन नहीं दिया बेटा, तो गुड्स आर लायबल टू बी कॉन्फिस्केटेड, क्लियर, समझे, क्योंकि स्मगलिंग होगी बेटा, एक तरह से इलीगल गुड्स लेके आ रहा था बेटा और वो उसने ट्रू डिक्लेरेशन नहीं दिया था बेटा, इसलिए, क्लियर, पक्का, ओके। सर ध्यान सुनना, बैगेज रूल्स में एग्जिबिशन कितना दिया हुआ है, पॉइंट क्या बेटा, मेन बैगेज रूल्स में एग्जिबिशन कितना दिया है, डिपेंड्स, सुना इधर ध्यान, अगर आप नेपाल, भूटान या म्यांमार से आ रहे हो, क्या सर बेटा, नेपाल, भूटान और म्यांमार से आ रहे हो, तो ऐसे केस में पैसेंजर कोई भी बेटा फॉरेन ओरिजिन का हो, कहीं का भी बेटा, 15,000 तक का एग्जिबिशन, कितना अलाउड है बेटा, 15,000 तक का, क्लियर, ध्यान रखना। अच्छा, यूज पर्सनल इफेक्ट, यस, ट्रेवल सोनियर्स, यस, अदर आर्टिकल कितने, 15,000 तक के अलाउड है बेटा, क्लियर, और ध्यान रखना, अगर बाय लैंड आ रहा है, बाय लैंड आ रहा है नेपाल, भूटान, म्यांमार से, तो केवल यूज पर्सनल इफेक्ट लिया, कुछ भी नहीं, उसके अलावा कुछ भी अलाउ नहीं है, लेके आया तो कस्टम लगेगा बेटा, बात खत्म, क्लियर, और ध्यान रखना, इन्फेंट आ रहा है बेटा, कौन आ रहा है बेटा, छोटा बच्चा चिंटू आ रहा है बेटा, वो किस लिए क्या गिफ्ट लेके आएगा, वो खुद ही गिफ्ट है बेटा, क्लियर, इसलिए उसके यूज पर्सनल इफेक्ट अलाउड है, कुछ और गिफ्ट कोई और गुड्स अलाउ नहीं है, समझे मेरी बात, यस सर। पर नेपाल, भूटान और म्यांमार के अलावा किसी और कंट्री से आ रहा तो रूल नंबर 3 कितना बेनिफिट देता बेटा, डिपेंड्स। अगर फॉरेन ओरिजिन का टूरिस्ट है, कहां का टूरिस्ट है बेटा, तो ऐसे केस में 15,000 तक अलाउड है, वही, क्लियर, यूज पर्सनल इफेक्ट, ट्रैवल सोनियर्स प्लस 15,000 तक की गुड्स। पर अगर इंडियन ओरिजिन का टूरिस्ट है या इंडियन रेसिडेंट है या फॉरेनर रेसिडिंग इन इंडिया है, तो ऐसे केस में यूज पर्सनल इफेक्ट और ट्रैवल सोनियर्स प्लस अदर गुड्स कितना बेटा, 50,000 तक का, 50,000 तक का अलाउड है बेटा, क्लियर, और छोटा बच्चा चिंटू बेटा, इन्फेंट बेटा, 2 साल तक का, वो क्या किसी के लिए गिफ्ट लाएगा बेटा, क्लियर, इसलिए उसके पर्सनल इफेक्ट ही, यूज पर्सनल इफेक्ट ही अलाउड है, कुछ और अलाउ नहीं है, समझे मेरी बात, क्लियर, पक्का। पर बच्चा 2 साल क्रॉस किया तो बेटा बड़ा कहलाएगा, क्लियर, ऐसे कैसे 50,000 की गुड्स अलाउ होगी, उसका ध्यान रखना बेटा, क्लियर, यस सर, इसलिए बच्चों को बोलना जल्दी बड़े होने के बेटा, अरे क्लियर, समझे, 2 साल के हो जाना उसके बाद बाहर लेके जाने के बेटा, ताकि उनकी 50,000 की गुड्स लेके आओ बेटा, समझे मेरी बात, पक्का, समझे। और वाइफ अगर खर्चीली हुई बेटा तो बच्चा छोटा होता भी जाने का बेटा बाहर, क्लियर, ताकि उसी गुड्स पे कस्टम लग जाएगा बेटा, इसलिए वो बोले रहने दो यार, मतलब बस, वरना उनकी क्वांटिटी 50,000 की लिमिट वाले वो गुड्स भी शॉपिंग करवाएगी आपसे, देखो कस्टम माफ है इस पे, क्लियर। सब लॉजिक समझे बेटा, क्लियर, खैर आप तो समझ ही गए होंगे बात को, पॉइंट ये यहां तक बात समझ में आपको मेरी, ओके सर, है ना, तुम्हें भी धीरे धीरे एक्सपीरियंस होगा बेटा, आपको धीरे धीरे समझ में आई बात है। ज्यादा नहीं बेटा, मेरे को एक ही एक्सपीरियंस है। सर पॉइंट ये बेटा, इधर ध्यान, सर अगर मान लो 3 दोस्त साथ में गए बेटा, क्लियर, अब तीनों दोस्त साथ में गए तो क्या तीनों की लिमिट्स क्लब कर देंगे बेटा, क्या नहीं, हर एक क्लियर लिमिट्स अलग अलग देखेंगे। मान लो इन तीनों दोस्त में से एक ही गुड्स लेके आया, एक ही पर्सन क्या 1,20,000 का, ये बोलता है कि तीनों के साथ भी लेके आया मैं, नहीं, क्लियर, दिस लिमिट्स कैन नॉट बी क्लब टुगेदर फॉर अ ग्रुप ऑफ पीपल, सेपरेटली देखेंगे बेटा, हाँ है ना, यस सर। पर ध्यान रखना, जो भी मैंने पढ़ाया रूल नंबर 3 और 4 में भी 15,000 या 50,000 जो भी मैंने बताया बेटा, ये सारा गुड्स अदर देन दोज व्हिच आर मेंशन्ड इन अनेक्स 1, मतलब अनेक्स 1 में कवर तो एग्जम्पशन नहीं मिलता, अनेक्स 1 में क्या कवर है बेटा, फायर आर्म्स, क्या कवर है बेटा, फायर आर्म्स, क्लियर, कार्ट्रिजेस ऑफ फायर आर्म्स एक्सीडिंग 50, क्लियर, सर एल्कोहल लिकर इन एक्सेस ऑफ 2 लीटर्स। अच्छा सुनो, आप मान लो 5 लीटर दारू लेके आए, कितने लेके आए बेटा, 5 लीटर, तो सर अनेक्स 1 में कितनी कवर है बेटा, 3 लीटर्स, क्लियर, वाइन इन एक्सेस ऑफ 2 लीटर्स इज कवर्ड इन अनेक्स 1, और जो अनेक्स 1 में कवर है उसके लिए कोई एग्जम्पशन नहीं है, मतलब 3 लीटर पे कस्टम लगना ही लगना है। अब मान लो लीटर था 10,000 रुपए पर लीटर था बेटा, 5 लीटर 50,000 की दारू लिया बेटा अकेला, क्लियर, तो ऐसे केस में ऑल्दो ही इज एलिजिबल फॉर 50,000 एग्जम्पशन, फिर भी सर इसको केवल 20,000 का एग्जम्पशन मिलेगा, 2 लीटर का ही मिलेगा बेटा, क्लियर, 3 लीटर के लिए कंपल्सरी टैक्स पे करना ही पड़ेगा, क्लियर, समझे मेरी बात, पक्का बेटा, मतलब गवर्नमेंट पियो तो सही पर थोड़ा लिमिट में पियो बेटा, समझे, और पियो तो हमको ही पिलाओ बेटा, पॉइंट समझ में आया आपको मेरा, यस सर। सर उसमें और कवर है क्या, टोबैको एक्सीडिंग 125 ग्राम्स, क्लियर, सिगार्स एक्सीडिंग 25, सर समझ में आ रहा है कि जा रहा है बेटा, आवाज नहीं आ रही ओए, पक्का बेटा, यस सर। सर और सिगरेट्स एक्सीडिंग 100 स्टिक्स, क्लियर है ना बेटा, यस सर, समझे बेटा, यस सर।
सर एलसीडी एलईडी प्लाज्मा कवर है बेटा, क्लियर, गोल्ड और सिल्वर इन एनी फॉर्म अदर देन ऑर्नामेंट्स, ठीक है, ये लेके आया तो कंपल्सरी कस्टम पे करना ही करना है, कुछ भी हो जाए बेटा, क्लियर, समझे मेरी बात। फिर एक बड़ा शानदार रूल दे रखा बेटा, किसके लिए, लेडीज एंड जेंटलमैन के लिए बेटा, क्लियर सर। सर रूल ऑफ 5 बोलता है एडिशनल एग्जिबिशन फॉर ज्वेलरी इन केस ऑफ जेंटलमैन, क्या बोला बेटा, कौन से मैन, जेंटलमैन, एडिशनल एग्जिबिशन फॉर ज्वेलरी कितना बेटा, 40 ग्राम्स ऑफ ज्वेलरी या 50,000 रुपी, whichever is, sorry 20 ग्राम्स और 50,000 whichever is less, क्लियर। पर लेडीज के केस में, किसी केस में बेटा, अच्छा मेन के लिए बोला जेंटलमैन बेटा, और लेडीज के लिए बोला कितना बेटा, 40 ग्राम्स और 1 लाख रुपए की ज्वेलरी whichever is less, क्लियर, समझ मेरी बात, मैंने क्या कहा समझ में आया बेटा बात, पर ध्यान रखना लेडीज हो या जेंटलमैन हो उसको एग्जीबिशन तभी मिलेगा ये वाला एडिशनल एग्जीबिशन अगर वो एटलीस्ट 1 साल बाहर रहा है तो, क्लियर। यस सर। रूल नंबर 6 बोलता है बेटा, अगर कोई पर्सन बाहर गया था सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए और फिर वो इंडिया में वापस आ रहा है बेटा या कोई बाहर ही रहता था अब शिफ्ट हो रहा है इंडिया में बेटा वापस से, क्लियर। अब देखो बाहर रहा 2-3 दिन के लिए रहा बेटा, मोर देन 3 मंथ रहा तो यार उसने अपना फ्लैट लिया होगा, क्लियर, एसी टीवी खरीदा होगा बेटा, वो सब छोड़ के थोड़ा आएगा, लेके आएगा ना साथ में बेटा, तो उसके लिए एडिशनल एग्जीबिशन अलाउड किया है, पर्सनल एंड हाउस होल्ड आर्टिकल अप टू ₹60,000 कितना बेटा, तो सर स्लैब दिया हुआ 3 मंथ से 6 मंथ तक ये टाइम तक बाहर रहा बेटा, उसके बाद आ रहा है तो 6 मंथ तक अलाउड है सर, 6 महीने ज्यादा पर अप टू 1 ईयर तो 1 लाख तक का एग्जीबिशन अलाउड है बेटा, 1 साल से ज्यादा बाहर रहा है उसके बाद आ रहा है तो 2 लाख तक का उसको यूज्ड पर्सनल एंड हाउस होल्ड आर्टिकल्स अलाउड है बेटा, और सर एटलीस्ट 2 इयर्स बाहर रहा तो 5 लाख तक का यूज्ड एंड पर्सनल एंड हाउस होल्ड आर्टिकल लेके आ सकते हैं बेटा ये, क्लियर। पर ध्यान रखना एटलीस्ट 2 ईयर बाहर रहा है, पर हाँ अगर अर्ली रिटर्न इज अप टू 2 मंथ तो सर ऐसे ड्यू टू टर्मिनल लीव या वेकेशन ऑफ पैसेंजर या एनी अदर जेन्युइन रीजन तो एसीडीसी कैन ग्रांट हिम कंडोनेशन की 2 महीने जल्दी आया कोई बात नहीं अलाउ कर देगा बेनिफिट, क्लियर। या फिर प्लस ध्यान रखना पिछले 2 सालों में साहब कभी दीपावली आई कभी होली आई कभी वो आई बार बार इंडिया में आया बेटा, क्लियर। सर अब पिछले 2 सालों में साहब 1.5 साल तो ये रह गया ये, तो क्या खा के एग्जीबिशन 5 लाख का, क्लियर। बोला कि पिछले 2 इयर्स में ड्यूरिंग शॉर्ट विजिट्स इन इंडिया मैक्सिमम पीरियड ऑफ स्टे इन इंडिया शुड नॉट बी मोर देन 6 मंथ, हाँ कमीशन चाहे तो स्पेशल केस में एक्सटेंशन और भी दे सकता है, क्लियर। और पिछले 3 साल में आपने बेनिफिट नहीं लिया तो ही मिलेगा बेनिफिट, अदरवाइज बेनिफिट नहीं मिलेगा, बोलो यस सर, क्लियर। अच्छा करेंसी के लिए फेमा रूल्स रेफर किया बेटा इसने। फिर बैगेज की डेफिनेशन बोलती है बैगेज इंक्लूड्स अनअकम्पनीड बैगेज, तो अनअकम्पनीड मतलब आप पहले गया बैग बाद में आया या बैग बाद में आप पहले आए, तो कितने बाद में आए भाई, आप आगे 4 साल बाद बैग आ रहा है मेरा, ए होशियारी कुछ तो टाइम होगी बेटा, तो बोला है आप अगर पहले आ गए तो बैग शुड बी डिस्पैच्ड विद इन 1 मंथ प्लस एक्सटेंशन एज में भी अलाउड बाय एसीडीसी इन रीजनेबल केसेस। सेकंड अगर बैग पे ला गया आप बाद में तो 2 मंथ के अंदर यू शुड अराइव, क्लियर। पर अगर किसी रीजनेबल ग्राउंड की वजह से आप नहीं आ पाए ड्यू टू रीजंस बियॉन्ड योर ओन कंट्रोल तो एक्सटेंशन कैन बी अलाउड बाय द एसीडीसी बट टोटल पीरियड कैन नॉट एक्सीड 1 ईयर, हाँ है ना बेटा, यस सर। सर बैगेज रूल्स एग्जीबिशन टू क्रू मेंबर्स, भाई साहब क्रू मेंबर्स के लिए भी सर बेनिफिट मिलना चाहिए बेटा, पर इनको हर ट्रिप में बेटा 50% अलाउ कर दे बेटा, तो एयर होस्टेस बेटा अपने पति के लिए दुकान खोल दिया पहले कि ड्यूटी फ्री इसलिए सर इनको बोल दिया क्या क्रू मेंबर्स के लिए बेनिफिट नहीं मिलेगा, पर हाँ इनका जब एंगेजमेंट टर्मिनेट हो रहा होगा बेटा, इनकी जो लास्ट ट्रिप होगी क्या होगी बेटा, लास्ट ट्रिप, तब इनको नॉर्मल बेनिफिट जो होंगे वो सब मिल जाएंगे, अदरवाइज नहीं मिलेंगे। पर हाँ हाउएवर हर ट्रिप पे आइटम्स लाइक कॉस्मेटिक लिपस्टिक वगैरह बेटा, चीज चॉकलेट्स वगैरह बेटा अप टू 1500 इन वैल्यू दे कैन इंपोर्ट, क्लियर। समझे 1500 रुपए तक की गुड्स बेटा, है ना, 2 लिपस्टिक नहीं आती बेटा, हाँ है ना सर मैं हाँ बोलू तो पसंद क्लियर, पक्का बेटा, डन, पॉइंट खत्म होता है अब, बैगेज खत्म होता है अब, क्लियर। फिर इंपोर्ट बाय पोस्ट, बाय इंपोर्ट बाय पोस्ट हुआ तो पार्सल जो होता है बेटा उस पर डिक्लेरेशन लिखा होता है बेटा, गुड्स की डिस्क्रिप्शन क्या है, गुड्स की वैल्यू क्या, सब कुछ क्लियर। इंपोर्ट होता है, इंपोर्ट करने के बाद डायरेक्टली किसको देते हैं बेटा ये गुड्स, डायरेक्टली फॉरेन पोस्ट मास्टर जनरल ऑफ इंडिया को दे जाते हैं गुड्स, वो क्या करता है बेटा इन गुड्स के बेस पर एक लिस्ट बनाता है, क्या बनाता है बेटा वो लिस्ट सबमिट करता है कस्टम ऑफिसर को, और उस लिस्ट के बेस पे देखता है कस्टम लगना है कि नहीं लगना है, और अगर कस्टम लगना है तो जिस दिन लिस्ट सबमिट करी उस दिन की रेट ऑफ ड्यूटी से कस्टम लगेगा बेटा, क्लियर, समझे। और इनके से एक्सपोर्ट जब आपने पोस्टल अथॉरिटी को गुड्स हैंडओवर किया उस दिन की रेट ऑफ ड्यूटी से कस्टम लगता है अगर लगना है एक्सपोर्ट कस्टम्स तो, हाँ है ना, यस सर। सर कंजाइनी को इंटीमेट कर देते हैं लोग, अगर कस्टम नहीं लगना है तो डिलीवर कर देंगे कंजाइनी के एड्रेस पे, और कस्टम लगना तो इंटीमेट करके बोलेंगे कि कस्टम पे फिर जा फिर तेरे गुड्स डिलीवर होंगे बेटा, हाँ है ना, यस सर। दिस इज द प्रोसीजर बाय इंपोर्ट बाय पोस्ट, क्लियर, डन। सर स्टोर्स, अरे फॉरेन गोइंग वेसल एयरक्राफ्ट को एज ए स्टोर्स कोई गुड सप्लाई किया है तो फॉरेन गोइंग वेसल एयरक्राफ्ट को सप्लाई किया तो डीम्ड एक्सपोर्ट होता है बेटा, कस्टम लगता नहीं बेटा, इसलिए वो गुड्स अगर आपने इंपोर्ट किया और वेयरहाउसिंग करवाया तो उसमें विदाउट एनी असेसमेंट एज वेल एज विदाउट एनी बॉन्ड वेयरहाउसिंग अलाउ होती है बेटा, स्पेशल वेयरहाउस में, याद आया बेटा आपको, क्लियर। अच्छा एक वेसल से दूसरे वेसल में शिफ्ट कर सकते हैं
परमिशन लेना कोई दिक्कत नहीं है, अलाउ हो जाएगी बेटा। क्लियर? अच्छा, इंडियन टेरिटरी में वेसल चलेगा तो ऑब्वियसली फ्यूल से चलेगा बेटा, स्टोर तो वापस कमाएंगे ना, कोई दिक्कत नहीं, कमा जाएंगे तो। और इंडियन नेवी शिप को सप्लाई किया तो भी ड्यूटी फ्री सप्लाई होता है बेटा, सेम प्रोविजन अप्लाई होता है, डीम्ड एक्सपोर्ट। हाँ है ना? यस सर। एंड सर लास्ट पॉइंट, कोस्टल गुड्स। सर डोमेस्टिक ट्रांसपोर्ट के लिए याद आएगा बेटा आपको? क्लियर? सर कोस्टल पोर्ट वगैरह से होगा बेटा काम। हाँ है ना? जब गुड्स आप दोगे तो बिल ऑफ कोस्टल गुड्स फाइल करोगे बेटा। क्लियर? गुड्स लोड होंगे बेटा, मेट से आपको देगा बेटा वो। क्लियर? फिर कितने गुड्स बॉम्बे से लोड हुए उसके लिए वो एडवाइस बुक में एंटर करेगा बेटा। एडवाइस बुक में एंट्री कौन करेगा? कस्टम ऑफिसर करेगा बेटा। क्लियर? फिर यहाँ से निकलेगा, रिटर्न परमिशन लेने के बाद वहां पहुंचेगा, मान लो डेस्टिनेशन पहुंचा कोलकाता बेटा, डोमेस्टिक ट्रांसपोर्ट बॉम्बे टू कोलकाता पहुंचा, वहां अनलोड करेगा, वहां के कस्टम ऑफिसर से एंट्री करवाएगा एडवाइस बुक में इतने गुड्स अनलोड हुए बेटा यहाँ पे। फिर जो मेट से लेके वहां जाएगा उस गुड्स के हैंड ओवर कर देंगे बेटा, बात खत्म हो जाएगी बेटा। हाँ है ना? पर सर मान लो किसी वेसल पे केवल और केवल डोमेस्टिक गुड्स ही कुछ और डील नहीं करता तो ये सब प्रोविजन अप्लाई नहीं होंगे। पर हाँ, अगर वो ऐसी बर्थ से ऑपरेट कर रहा है जो इंटरनेशनल पोर्ट के लिए, जो जैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, तो ऐसे केस में सर आईजीएम ईजीएम के प्रोविजन होते हैं बेटा, वैसे ही उसको कॉस्टल मैनिफेस्ट जब आएगा तो फाइल करना पड़ेगा, जब जाएगा तब भी कॉस्टल मैनिफेस्ट फाइल करना पड़ेगा। बोलो यस सर। क्लियर? एंड सर कस्टम्स के सारे प्रोविजन खत्म होते हैं। अब वो इंपोर्टेशन एक्सपोर्टेशन बता देता हूं फटाफट। सर लास्ट प्रोविजन ऑफ द कस्टम्स, इंपोर्टेशन एंड एक्सपोर्टेशन का प्रोसीजर। सर इंपोर्ट क्या आपने क्या किया बेटा आपने? तो पहली बात तो वेसल आएगा तो कहां पे आएगा? अपने घर पे आएगा डायरेक्ट बेटा क्या? Clear? Sir, arrival at fixed places only. The places, the ports which are appointed by the CBEC under section 7 plus any other place which may be notified by the CBEC. But emergency case में कहीं भी लैंडिंग कर सकता है, but emergency landing अगर किया तो immediately nearest police station या custom officer को intimation देगा. Clear? And sir, he will not allow unloading of any of the goods from the vicinity of the vessel unless a valid order has been passed by the unless it is necessary to safeguard the life of the goods or persons present on the vessel aircraft. हाँ है ना बेटा? Yes sir. Sir अब आया सर आईजीएम फाइल करेगा, आईआर फाइल करेगा। व्हीकल केस में आने के 12 आवर्स के अंदर इंपोर्ट रिपोर्ट फाइल करना पड़ता बेटा। याद आया क्या बेटा? क्लियर? कंप्लीट डिटेल लिखिए, गुड्स क्या है क्या नहीं है सब कुछ लिखिए बेटा, नहीं तो 50,000 तक की पेनल्टी 12 घंटे में वो फाइल नहीं किया था बेटा। क्लियर? और वेसल या एयरक्राफ्ट में आईजीएम फाइल करना पड़ता है, ऑनलाइन फाइल होता है बिफोर अराइवल ऑफ वेसल या एयरक्राफ्ट इन इंडिया। इट विल हैव कंप्लीट डिटेल रिगार्डिंग ऑल द गुड्स इन द वेसल या एयरक्राफ्ट। क्लियर? अच्छा, स्पेसिफिक डिक्लेरेशन को इन रिस्पेक्ट ऑफ आर्म्स एंड एम्युनिशन, नार्कोटिक ड्रग्स, क्लियर, एटॉमिक एनर्जी मटेरियल या एनी अदर डेंजरस गुड्स, गोल्ड सिल्वर वगैरह है तो इनके लिए स्पेसिफिक डिक्लेरेशन अलग से होगा बेटा इसके पास। हाँ है ना? ओके। अब आईजीएम फाइल के अब कस्टम ऑफिसर इज पावर, अब वेसल आ गया, अब कस्टम ऑफिसर इज पावर टू बोर्ड द कन्वेंस, ही कैन आस्क द क्वेश्चन एंड रिक्वायर द प्रोडक्शन डॉक्यूमेंट्स, रिकॉर्ड्स वगैरह एक्सप्लेनेशन मांग सकता है बेटा वो, और पर्सन चार्ज देना पड़ेगा बेटा। हाँ है ना? ओके। एवरीथिंग फाउंड ओके, वेरीफाई हो गया। अब क्या होगा बेटा? एंट्री इनवर्ड का ऑर्डर मिलेगा। नाउ गुड्स कैन बी अनलोडेड इन इंडिया। हाँ है ना? क्लियर? और जो गुड्स आईजीएम मशीन नहीं उसके लिए कभी भी एंट्री इनवर्ड का ऑर्डर नहीं मिलेगा, जो एंट्री इनवर्ड का ऑर्डर नहीं मिला वो कभी भी अनलोड नहीं होता। पर बैगेज, मेल बैग्स, पेरिशेबल आइटम्स और एनिमल्स के केस में अनलोडिंग के प्रोविजन, एंट्री इनवर्ड का प्रोविजन अप्लाई नहीं होता। ओके। अब अनलोडिंग होगा, क्या होगा बेटा? अनलोडिंग होगा। अनलोडिंग होगा कहां पे होगा? अपने घर पे होगा ना बेटा। तो सर कस्टम पोर्ट पे होगा, विद इन कस्टम एरिया होगा, ऑन अ वर्किंग डे होगा, ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स होगा, एक्सेप्ट ऑन पेमेंट ऑफ ओवरटाइम फीस होगा, अंडर द सुपरविजन ऑफ कस्टम ऑफिसर होगा बेटा। हाँ है ना? ओके। अब सर मान लो बोट बाहर खड़ा है और सर पार्किंग का प्लेस नहीं मिल रहा उसको, और छोटे से गुड्स उसको अनलोड करना, तो बोट नोट याद आया बेटा? छोटे बोट भेज के गुड्स भेज देंगे, और जैसे गुड्स बोट में रखते थे बेटा उसको बोलते गुड्स बीइंग वाटर बोर्न, पर इसलिए बोट नोट फाइल करना पड़ता है। क्या फाइल करना पड़ता है बेटा? पर सीबीसी चाहे तो बोट नोट की रिक्वायरमेंट को एग्जिट भी कर सकता है। हाँ है ना बेटा? ओके। अब गुड्स आ गया, क्या आ गया बेटा? गुड्स आ गया। क्लियर? एंट्री इनवर्ड ऑर्डर मिल गया। अब क्या होगा बेटा? अनलोड होगा। अनलोड होने के बाद क्या होगा बेटा? कस्टोडियंस की कस्टडी में गुड्स जाएगा बेटा। क्लियर? एंड सर कस्टोडियंस विल मेंटेन प्रॉपर रिकॉर्ड्स अंटिल गुड्स आर अलाउड टू बी रिमूव्ड फॉर होम कंजम्पशन या वेयरहाउसिंग। दे विल नॉट अलाउ any of the goods until a valid order is passed. Clear? They will maintain the proper records, और जब तक goods उनकी पोजीशन में बेटा, they are responsible for those goods. अगर उनकी पोजीशन से goods लॉस हुआ तो they are liable to pay custom duty on such goods. हाँ है ना? Pilfered goods, pilferage, चिंदी चोरी बेटा। हाँ है ना? Petty theft. क्लियर? ऐसे केस में कस्टम शैल बी लायबल टू पे कस्टम ड्यूटी, और रेट ऑफ ड्यूटी कब के लिए बेटा? जिस दिन आईजीएम में आईआर फाइल हुआ उस दिन की रेट ऑफ ड्यूटी से कस्टम पे करना है कस्टम को। हाँ है ना? यस सर। पर ध्यान रखना, टू एस्टैब्लिश पिल्फरेज देयर मस्ट बी सम टेम्परिंग विद द पैकेज। छेद होना चाहिए, फटा हुआ होना चाहिए भाई, एकदम पेटी पे हम कैसे निकालेंगे बाहर? समझे मेरी बात? डन। अब सर इंपोर्टर आएगा, उसका एजेंट आएगा, बिल ऑफ एंट्री फाइल करेगा। क्या फाइल करेगा बेटा? बिल ऑफ एंट्री। बिल ऑफ एंट्री फाइल करेगा, उसमें कंप्लीट डिक्लेरेशन देगा, गुड्स की वैल्यू क्या है क्या नहीं है बेटा, सेल्फ असेस करके लेके आएगा, मैक्सिमम पॉसिबल डॉक्यूमेंट एड्रेस करके बेटा, ऑनलाइन फाइल करना कंपलसरी, एक्सेप्ट अगर एससीडीसी अलाउ करते बात अलग होगी बेटा। हाँ है ना? क्लियर? सर असिस्टेंट होगा, ड्यूटी का अमाउंट पे करेगा। समझे क्या मेरी बात? समझे? क्लियर? एंड सर वेसल अभी आईजीएम फाइल हुआ उसके बाद वो फाइल कर सकता है बिल ऑफ एंट्री, पर सर वो चाहे तो एडवांस में बिल ऑफ एंट्री फाइल कर सकता है। इफ इट इज एक्सपेक्टेड कि विद इन नेक्स्ट 30 डेज वेसल व्हीकल या एयरक्राफ्ट जैसे गुड्स आने वाला वो आ जाएगा, तो एडवांस में बिल ऑफ एंट्री इज अलाउड। क्लियर? ओके। फाइल कर दिया, सेल्फ असिस्टेंट हो गया, सब कुछ हो गया बेटा।
क्लियर? अच्छा, अब उसमें कोई मिस्टेक होगी बेटा तो अमेंडमेंट बिल ऑफ एंट्री शैल बी अलाउड। अगर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस वाज प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ ओरिजिनल बिल ऑफ एंट्री तो बिल ऑफ एंट्री में अमेंडमेंट अलाउ हो जाएगा, अदरवाइज अलाउ नहीं होगा। ओके, अब सर बिल ऑफ एंट्री फाइल क्या है, एवरीथिंग इज ओके, आपने असेसमेंट कर लिया, ड्यूटी का अमाउंट आ गया, क्लियर? तो जिस दिन वो असेस करे बिल ऑफ एंट्री आपको रिटर्न करते हैं उसके 2 वर्किंग डे में ड्यूटी पे करनी पड़ती है, नहीं तो थर्ड डेज क्या लग जाता है बेटा, इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 15% पर एनम, सिंपल इंटरेस्ट नंबर ऑफ डेज के हिसाब से। पर गवर्नमेंट चाहे तो अभी कुछ क्लास ऑफ इंपोर्टर्स को, क्लियर सर, डेफर्ड पेमेंट की परमिशन भी दे सकती है बेटा, और डेफर्ड परमिशन के लिए उसका इंस्टॉलमेंट का रूल्स वगैरह क्या होगा गवर्नमेंट बताइए बेटा, और उसमें लेट होगा तो इंटरेस्ट विल बी लायबल टू बी पेड एट द रेट ऑफ 15% पर एनम रेस्पेक्टिव ड्यू डेट से आपको इंटरेस्ट लग जाएगा। हाँ है ना? यस सर, ड्यूटी वगैरह पे कर दिया, आउट ऑफ कस्टम ऑर्डर मिल जाएगा बेटा। एंड सर ड्यूटी पे करना ऑनलाइन सबके लिए कंपलसरी नहीं है, अगर बिल ऑफ एंट्री पर बिल ऑफ एंट्री 1 लाख या उससे ज्यादा है ड्यूटी का अमाउंट, क्लियर, तो ही ऑनलाइन पे करना, या फिर एक्रेडिटेड क्लाइंट्स प्रोग्राम में रजिस्टर्ड है कोई इंपोर्टर तो ही उसको ऑनलाइन पे करना है, अदरवाइज सर फिजिकल पे करेगा तो चल जाएगा बेटा, क्लियर? मतलब 1 लाख से कम अमाउंट है तो फिजिकल पे करेगा चल जाएगा, बाकी ऑनलाइन पे करना कंपलसरी होगा 1 लाख से ऊपर है तो, या फिर एक्रेडिटेड क्लाइंट्स प्रोग्राम में रजिस्टर्ड है तो। हाँ है ना? ओके, ड्यूटी पे कर दिया, डेडिकेटेड पेमेंट गेट पे कौन सा है, आईस गेट, ICGAT, हाँ है ना? क्लियर? गुड्स विल बी अलाउड फॉर रिमूवल, आउट ऑफ कस्टम ऑर्डर मिल गया, टाटा बाय बाय सी हो जाएगा, क्लियर? और हाँ, अगर आपने 30 डेज में गुड्स को रिमूव नहीं किया तो सर गुड्स आर लायबल टू बी कॉन्फिस्केटेड बाय द गवर्नमेंट, क्लियर? बट सर अगर पेरिशेबल नेचर गुड्स है, हैजर्डस गुड्स है तो पहले भी वो इसको क्या कर सकते, डिस्पोज ऑफ कर सकते बेटा। हाँ है ना? यस सर। पर अगर एक्सटेंशन मिल गया तो ऐसे केस में डेमरेज बिकम्स पेएबल। ओके, अब मान लो आपने बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन फाइल किया, क्या फाइल किया बेटा आपने, पर किसी कारण से आप गुड्स को रिमूव नहीं कर पा रहे हो फॉर होम कंजम्पशन, तो ऐसे केस में आप एसीडीसी को अप्लाई कर सकते हो कि प्लीज 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 टेम्पररी मेरे गुड्स को वेयरहाउसिंग अलाउ कर देना यार। ऐसे केस में अगर वो सेटिस्फाइड है, रीजनेबल रीजन है, तो ऐसे केस में ही मे अलाउ द वेयरहाउसिंग विदाउट फॉलोइंग वेयरहाउसिंग प्रोसेस को बोलते हैं वेयरहाउसिंग विदाउट वेयरहाउसिंग। ऐसे केस में विदाउट एनी असेसमेंट एज वेल एज विदाउट एनी बॉन्ड ही मे अलाउ फॉर वेयरहाउसिंग इन अ पब्लिक वेयरहाउस फॉर 30 डेज और इन अ प्राइवेट वेयरहाउस। और हाँ, पब्लिक वेयरहाउस के टाइम लिमिट कितना बेटा, 30 दिन का, प्राइवेट वेयरहाउस के टाइम लिमिट नहीं है। और पब्लिक वेयरहाउस में अगर और रखना हो आपको तो कमिश्नर से परमिशन लेके 30 डेज का फर्दर एक्सटेंशन और ले सकते हो बेटा, फिर तो रिमूव करना ही पड़ेगा। ऐसा लोग क्यों करते हैं, टू अवॉइड द हेवी डेमरेज चार्ज, क्लियर? क्योंकि पोर्ट से रिमूव नहीं किया तो हेवी डेमरेज चार्ज बिकम्स पेएबल, इसलिए सर वेयरहाउसिंग विदाउट वेयरहाउसिंग अलाउड होती है, इसमें नॉर्मल वेयरहाउसिंग चार्ज से काम चल जाएगा बेटा आपका। हाँ है ना? ये इंपोर्ट का पूरा सिस्टम खत्म होता है। अब एक्सपोर्ट में सेम प्रोसीजर बेटा। सबसे एक्सपोर्टर आएगा, शिपिंग बिल या बिल ऑफ एक्सपोर्ट फाइल करेगा बेटा, क्लियर? सेल्फ असेस करेगा, मैक्सिमम पॉसिबल डॉक्यूमेंट जो भी होंगे फाइल करेगा बेटा, ड्यूटी अगर पे करना पे करेगा, क्लियर? फिर परमिशन फॉर एक्सपोर्टेशन मिलेगी सेक्शन 51 में बेटा। हाँ है ना? क्लियर? ड्यूटी वगैरह पे करने पे करेगा, या फिर कुछ क्लास ऑफ एक्सपोर्टर को डेफर्ड पेमेंट करे परमिशन मिल सकती है बेटा, क्लियर? नहीं तो इंटरेस्ट लग जाएगा लेट करने पर। ओके, अब सर गुड्स अलाउ हुआ किसके लिए, एक्सपोर्टेशन के लिए, क्लियर? अब ध्यान रखना, पर्सन चार्ज के वेसल पे गुड्स तभी लोड हो पाएगा अगर उसने प्रॉपर वेसल परमिशन ले रखी है कि सर एंट्री आउटवर्ड की परमिशन किसकी बेटा, एंट्री ऑर्डर मिला तो ही लोडिंग हो पाएगा, तो रोड नहीं हो पाएगा। और अब उसको एंट्री आउटवर्ड का ऑर्डर मिल गया तो उसके वेसल एलिजिबल हो गया लोडिंग के लिए बेटा, क्लियर? पर ध्यान रखना, बैगेज और मेल बैग्स के लिए प्रोविजन अप्लाई नहीं होता एंट्री आउटवर्ड वाला बेटा, क्लियर? ओके, अब सुनना, अब उसका वेसल एलिजिबल हो गया लोडिंग के लिए बेटा, अब क्या होगा सांबा, अब एक्सपोर्टर जाएगा उसके वेसल पे लोड कराएगा। पर ध्यान रखना, पर्सन चार्ज की रिस्पांसिबिलिटी है कि पहले चेक करेगा कि सारे वो गुड्स है या नहीं है, चेक करेगा कि जिसके लिए प्रॉपर ऑफिसर ने परमिशन दी वही गुड्स है या नहीं बेटा, अदरवाइज इलीगल अगर एक्सपोर्ट हो जाएगा तो पर्सन चार्ज पर रिस्पांसिबिलिटी आएगी बेटा, क्लियर? सो इज हिज रिस्पांसिबिलिटी टू चेक कि उन्हीं गुड्स से लोडिंग अलाउ करेगा पर्सन चार्ज, क्लियर? जिनके लिए प्रॉपर परमिशन मिली कस्टम ऑफिसर की, क्लियर? अब लोड हो गया बेटा, अब क्या होगा बेटा, सर ईजीएम फाइल करेगा, क्या फाइल करेगा बेटा, एक्सपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट या व्हीकल केस में एक्सपोर्ट रिपोर्ट फाइल करेगा, क्लियर? उसको वेरीफाई करेगा कस्टम ऑफिसर, एवरीथिंग फन ओके, रिटर्न परमिशन देगा एंड फिर टाटा बाय बाय सी यू डिपार्चर हो जाएगा बेटा। और हाँ, किसी व्हीकल पे केवल और केवल क्या है, बैगेज लगेज, उसके अलावा कुछ भी नहीं, तो आईजीएम ईजीएम और रिटर्न परमिशन की जरूरत नहीं है। या कोई किसी गवर्नमेंट का, फॉरेन गवर्नमेंट का वेसल या एयरक्राफ्ट किसी इमरजेंसी लैंडिंग करता है बेटा, तो उसको भी आईजीएम ईजीएम और रिटर्न परमिशन की जरूरत नहीं है। पिक्चर खत्म होती है। अब सर इंग्लैंड कंटेनर डिपो क्या होता है बेटा, सर यदा देश में बीच बीच में जहाज है, पोर्ट वगैरह नहीं है, वहां पे छोटा मिनी पोर्ट अपन कर दिया बेटा। अच्छा, कंटेनर फ्रेट स्टेशन थोड़ा सा एक्सटेंड एरिया जहाँ पे लोडिंग, जहाँ पे वो कंटेनर में स्टफ करना, डिस्टफ करना, एग्रीगेट करना, सेग्रीगेट करना, अ पार्ट ऑफ प्रोसेस कैन बी डन देयर एट टू डीकंजेस्ट द पोर्ट, कस्टम फ्रेट स्टेशन आर अपॉइंटेड। हाँ है ना बेटा, डन। सर ट्रांजिट गुड्स एंड ट्रांसशिपमेंट गुड्स बेटा, इंडिया में गुड्स आया, अनलोड नहीं हुआ और वापस जा रहा है बेटा, क्लियर? डेस्टिनेशन ऑफ सब पोर्ट इज सम अदर पोर्ट, अनलोड नहीं हुआ तो उसको बोलेंगे ट्रांजिट गुड्स बेटा, कोई कस्टमर लगने की जरूरत नहीं है। ट्रांसशिपमेंट गुड्स जो पोर्ट पे अनलोड हुआ है बट डेस्टिनेशन गुड्स इज सम अदर पोर्ट व्हिच मे बी इन इंडिया मे नॉट बी इन इंडिया। पर अगर डेस्टिनेशन आउट ऑफ इंडिया तो कस्टम पे नहीं करना बेटा। डेस्टिनेशन अगर इंडियन पोर्ट है बेटा, पर अगर वहां पे कस्टम स्टेशन है
तो यहाँ पे कस्टम पे नहीं करना, वहां पे करना है बेटा, अदरवाइज कस्टम यही भी पे करना है बेटा। और अगर हाँ डेस्टिनेशन पोर्ट एक मेजर पोर्ट है या कस्टम स्टेशन है तो वहीं पे कस्टम पे करना है, पर ध्यान रखना एट दैट पोर्ट goods will be entered in the like manner as if those are entering in India for the first time। और ध्यान रखना पर्सन चार्ज होगा वेसल का, वो बॉन्ड साइन करेगा, गुड्स सेल पे होगी डिपार्टमेंट से, प्रोहिबिटेड गुड्स नहीं होनी चाहिए। एंड सर वहां पे जाने के बाद कस्टम के सारे प्रोविजन अप्लाई होंगे एज इफ दोज आर एंटरिंग इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम। और पिक्चर खत्म होती है अब पूरा कस्टम्स गो गोवा गॉन। एक्साइज डन, सर्विस टैक्स डन, कस्टम्स डन। चलो थोड़ी देर कॉमन टॉपिक की बातें भी कर लेते हैं फटाफट फटाफट फटाफट। एडवांस रूलिंग क्या है सर? एडवांस रूलिंग क्या है सर? एडवांस रूलिंग, इधर ध्यान। अगर कोई नॉन रेसिडेंट प्लस स्टार मार्क क्या, अरे आजकल तो सारे लोगों को अलाउ कर दिया है क्या, रेसिडेंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो, पब्लिक लिमिटेड कंपनी हो, पब्लिक सेक्टर कंपनी हो, रेसिडेंट फर्म हो, क्लियर, सबको एलिजिबल कर दिया एडवांस रूलिंग के लिए। अगर इनको क्वेश्चन ऑफ लॉ या क्वेश्चन ऑफ फैक्ट का कोई क्वेरी है तो ऐसे केस में ये चाहे तो किसको अप्लाई कर सकते बेटा? अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग को अप्लाई कर सकते हैं। और अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग को अप्लाई किया है तो उसके 30 दिन में एप्लीकेशन विड्रॉ भी कर सकते बेटा। अप्लाई किया है, अब अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग दो केस में कभी भी एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं करेगा। फर्स्ट क्या है बेटा? सर जिस मैटर पे आपने अप्लाई किया दैट मैटर इज ऑलरेडी बीन डिसाइडेड बाय एनी ट्रिब्यूनल या एनी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, तो सर वहां पे जाओ केस लो रेफर करो, दिमाग खराब मत करो बेटा। सेकंड, जिस मैटर पे आपने अप्लाई किया उसी एसएससी का वही मैटर इज पेंडिंग बिफोर एनी सेंट्रल एक्सेस ऑफिसर या ट्रिब्यूनल या कोर्ट, तो मेरे पास मत आओ, वहीं पे मैटर सॉल्व आओ। हाँ है ना, क्लियर। अब उसने मान लो एप्लीकेशन अच्छा रिजेक्ट करी, रिजेक्ट करने से पहले अपॉर्चुनिटी हर्ट देगा बेटा। अच्छा एक्सेप्ट कर ली तो उसके 90 डेज के अंदर कितने दिन के अंदर बेटा अपना प्रोनाउंसमेंट अनाउंस कर देगा। आफ्टर गिविंग अपॉर्चुनिटी हर्ट पर्सनिंग के अप्लाई किया तो पर्सनिंग का मौका देगा, सारे रिकॉर्ड्स वगैरह देखने मत ऑर्डर पास कर देगा बेटा। और जो प्रोनाउंसमेंट दिया दैट विल बी बाइंडिंग टू द एसएससी, बाइंडिंग टू द एसएससी एंड हिज जुरिडिक्शनल ऑफिसर, और वो तुम्हारे लिए एप्लीकेबल बात खत्म, इट कैन नॉट बी चैलेंज्ड, क्लियर। पर ध्यान ना कोई एडवांस रूलिंग दी आपके लिए तो वो आपके लिए अप्लाई होगी, सेम केस आपका तो आप अलग से अप्लाई कर लो, पर आप केस तो रेफर करते हैं बेटा, ऐसे रेफर नहीं हो सकता। हाँ है ना बेटा, समझे मेरी बात पक्का। एंड सर अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग की जो रूलिंग है वो बाइंडिंग होंगी। एंड सर अनलेस लॉ हैज बीन अमेंडेड और इट हैज बीन विड्रॉन बाय द अथॉरिटी इटसेल्फ। और अथॉरिटी विड्रॉ कब करेगी बेटा? जब उसको लगता है कि इसने फ्रॉड किया था, गड़बड़ करी थी, तो सर मेरे को शिकायत करी इसने और मेरे को पता पड़ गया इसने फ्रॉड किया था, गलत बोला था मेरे से, क्लियर। तो ऐसे केस में विड्रॉ कर सकता हूं। हाँ है ना, और विड्रॉ कर लेता हूं दैट विल बी कंसिडर्ड एज इफ दैट वाज नेवर गिवन एवर, क्लियर, दैट विल बी वॉइड एब इनिशियो। हाँ है ना बेटा, क्लियर। अच्छा किन किन मैटर्स पे अप्लाई करता है? सारे मैटर पे अप्लाई करता है बेटा। एक्साइज हो, कस्टम हो, सर्विस टैक्स हो, टैक्सेबिलिटी हो, क्लासिफिकेशन हो, वैल्यूएशन हो, सर्टिफिकेट हो, एग्जामिनेशन नोटिफिकेशन है, कोई और नोटिफिकेशन की एप्लीकेबिलिटी की बात हो बेटा, क्लियर, समझे मेरी बात पक्का। इनकम टैक्स का अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग ही इनडायरेक्ट टैक्स में एक्सेप्ट कर लिया गया है बेटा, वही होता है, क्लियर। बस जो इनकम टैक्स में अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग था उसमें एक टेक्निकल मेंबर, अ पर्सन हु इज क्वालिफाइड टू बी मेंबर ऑफ द बोर्ड, उसको इंसर्ट कर दिया, क्लियर। तो अभी वो टेक्निकली इनडायरेक्ट टैक्स के लिए भी स्ट्रॉन्ग होगी बेटा, इसलिए वही बॉडी है अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग जो इनकम टैक्स में, वही यहाँ पे भी बेटा। हाँ या ना, पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? और सर अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग टॉपिक खत्म होता है अब। अरे क्लियर, समझे मेरी बात? यस सर। अरे क्लियर है क्या? यस सर। सर अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग का चेयरमैन पता है कौन होता है? रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। और सर वो सुप्रीम कोर्ट जजमेंट दे दे कि रिटायर हो गया बेटा, क्लियर। अब उसके ऑर्डर को चैलेंज कर सकता है क्या? नहीं, दिस वाज द रीजन, क्लियर। सेटलमेंट कमीशन, कस्टम्स, एक्साइज, सर्विस टैक्स, सेटलमेंट कमीशन, ये ध्यान बेटा। फटाफट कॉमन टॉपिक है जो इंपोर्टेंट पॉइंट है मेरे को बोलने दो बेटा, क्योंकि ये अगर याद रह गया काम हो गया, क्लियर। एग्जाम टाइम बहुत सारे लोगों से रिवाइज नहीं होता बेटा, ध्यान रखना है पॉइंट, ओके, ध्यान सुनना बेटा, पर आपको रिवाइज करना है, ओके। सेटलमेंट कमीशन, अगर एसएससी को कोई शोकॉज नोटिस इश्यू हो गया, क्या इश्यू हो गया बेटा? पर ऑर्डर पास नहीं हुआ, एडजुडिकेशन फाइनल नहीं हुआ, मतलब मैटर इज पेंडिंग बिफोर एनी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, तो ऐसे केस में फटाफट भाग के जाए, बाकी है ना बेटा गया तो सर और सेटलमेंट कमीशन को अप्लाई कर दे और उसको सारा ट्रू एंड फेयर डिस्क्लोजर दे कि कहाँ गड़बड़ थी, क्या था क्या नहीं था। ऐसे केस में सर सेटलमेंट कमीशन को पावर दिया कि वो इसको इम्यूनिटी दे सकता है, प्रोसिक्यूशन से पेनल्टी वगैरह कम कर सकता है। इसलिए सर आप जाइएगा, ट्रू एंड फेयर एप्लीकेशन दीजिएगा बेटा, क्लियर। दिया है अगर तो सर पहली बात तो एडिशनल लायबिलिटी जो आप एक्सेप्ट करते हो दैट शुड एक्सीड मिनिमम 3 लाख, दैट शुड एक्सीड 3 लाख रुपए, हाँ है ना, क्लियर। और सर जितना आप एक्सेप्ट करो तो पहले वो जमा कराओ अलोंग विद इंटरेस्ट, तो ही आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट होगी, अदरवाइज एक्सेप्ट नहीं होगी। अच्छा सुनो सर, आपने रिटर्न फाइल की, क्या फाइल किया बेटा आपने? भले गलत फाइल किया पर फाइल होनी चाहिए बेटा।
क्लियर, और शो कोड आपको सर्व हो गया, और कस्टम के अंदर रिटर्न होता है बेटा, कस्टम में क्या होती है, बिल ऑफ एंट्री होती है बेटा, आपने बिल ऑफ एंट्री या डिक्लेरेशन वगैरह फाइल किया है और आपको शो कोड सर्व हो गया बेटा, हाँ है ना, समझे मेरी बात। ऑर्डर पास हो गया, पिक्चर ही खत्म हो जाएगी बेटा, आप सेटलमेंट कमीशन में अप्लाई नहीं कर पाओगे। ओके सर, 3 केसेस सेटलमेंट कमीशन कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। फर्स्ट, इफ द मैटर इज पेंडिंग अपीलेट अथॉरिटी बेटा, कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा क्योंकि ऑर्डर पास हो गया उसके लिए तो बेटा। सेकंड सर, अगर आपका केस जो है वो प्योरली क्लासिफिकेशन का, किसका बेटा, प्योरली क्लासिफिकेशन का है, तो सेटलमेंट के लिए अप्लाई नहीं करोगे। पर सुनना बेटा, सुनना, अगर मैटर वन ऑफ द मैटर इज क्लासिफिकेशन, क्या बोला बेटा, तो ऐसे केस में आप सेटलमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हो, हाँ है ना, समझे मेरी बात, क्लियर। पर पूरा केस ही क्लासिफिकेशन का तो सेटलमेंट के लिए अप्लाई नहीं करने का। ओके, एंड थर्ड केस, अगर आपकी गुड्स कवर सेक्शन 123 ऑफ द कस्टम्स एक्ट, जैसे गोल्ड की स्मगलिंग करो बेटा, पकड़ा गए, सेटलमेंट के लिए नहीं जाने का। आप मान लो सर नार्कोटिक ड्रग्स वगैरह हम डील करते हुए पकड़ा गए, साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट में गुड्स कवर उसमें डील करते हुए पकड़ा गए, क्या बोलते हैं, सेटलमेंट कर लेंगे, खा कर ले सेटलमेंट। क्लियर सर, पॉइंट समझ में आपको मेरा ये, समझे ना सड़ी, ओके, या तक पॉइंट समझ में आया बेटा। ओके सर, अब मान लो आपने अप्लाई किया बेटा, क्या किया आपने, अप्लाई किया, अप्लाई किया उसके 7 डेज में, कितने दिन में बेटा, 7 डेज में डिपार्टमेंट आपको नोटिस लिखेगा, सेटलमेंट कमीशन आपको नोटिस लिखेगा कि शो कोज वाई और एप्लीकेशन शुड बी प्रोसीडेड विद, आपसे गरज करवाएगा, साफ साफ ऐसा करवाएगा। क्लियर, अच्छा, जिस दिन उसने नोटिस इशू किया उसके 14 डेज में उसको डिसाइड करना है कि एप्लीकेशन एक्सेप्ट करनी है कि रिजेक्ट करनी है। क्लियर, एक्सेप्ट क्या है, रिजेक्ट क्या, उसका जो भी होगा वो ऑर्डर पास करेगा, और दिस विल बी इंटीमेटेड टू दी सर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी एज वेल एज टू दी एप्लीकेंट। क्लियर, ओके, अब एप्लीकेशन मान लो एक्सेप्ट हो गई बेटा, क्लियर, आपने एप्लीकेशन दी बेटा, उसको देखेगा वो, और उसको लगता है कि यार इसमें कुछ गुड्स में रिपोर्ट बनाने की जरूरत है, तो कमिश्नर बुलाएगा, इधर कमिश्नर, और इन मैटर्स पे क्या जाके रिपोर्ट बना के लेके आ, और विद इन नेक्स्ट 30 डेज में को सबमिट कर देना रिपोर्ट। क्लियर, और सर अगर रिपोर्ट आई इसकी, उसके बाद उसको लगता है कि यार और भी मामला गड़बड़ है, तो विद इन 15 डेज वो कमीशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन बुला सकता है जरा। क्लियर, और इन मैटर पे जाके, इस एसएससी के लिए जाके इन मैटर्स पे इन्वेस्टिगेट करके अपनी रिपोर्ट सबमिट कर, और तुम 90 डेज में सबमिट कर देना बेटा। और तुम सुन लो, तुमने अगर अपनी रिपोर्ट टाइम पे सबमिट नहीं करी तो आई कैन प्रोसीड इवन विदाउट वेटिंग फॉर योर रिपोर्ट्स। क्लियर, ओके, अब सर रिपोर्ट आ गई इनकी, सब था, आपने पर्सनली इनके लिए अप्लाई किया, मैंने मौका दिया, सारे इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट वगैरह देखे मैंने, अब मैं ऑर्डर पास करूंगा, क्या पास करूंगा मैं अपना ऑर्डर, पर ध्यान रखना मेरा ऑर्डर उन्हीं मैटर्स पे होगा जिसके लिए आपने एप्लीकेशन लिखा था वो, प्लस या एनी अदर मैटर व्हिच इज ब्रॉट टू मी बाय द कमिश्नर या कमीशन इन्वेस्टिगेशन इन द रिपोर्ट्स। उसके बाहर जाके मैं अपना काम नहीं कर सकता, मेरा जुरिडिक्शन उतना ही बेटा, मेरा दायरा उतना ही है, मेरा स्कोप उतना ही जुरिडिक्शन बेटा, उससे बाहर जाके मैं काम नहीं कर सकता। किन किन मैटर्स पे मैं ऑर्डर पास करता हूं, एक तो आपने एप्लीकेशन जो अप्लाई किए थे वो, प्लस एडिशनल मैटर व्हिच आर ब्रॉट टू मी बाय द कमिश्नर या कमीशन इन्वेस्टिगेशन बेटा, मैंने ऑर्डर पास कर दिया, वो ऑर्डर मेरे को जिस मंथ में आपने एप्लीकेशन दी थी उस मंथ के खत्म होने के नेक्स्ट 9 मंथ में ऑर्डर पास करना कंपलसरी नहीं किया तो केस विल बी रेफर्ड बैक टू द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी बिफोर इट वाज पेंडिंग। क्लियर, समझे, और आपको कोई इम्यूनिटी नहीं मिलेगी, और सब वो पेनल्टी वगैरह जो लगाने सब लगाएगा, और जो सारी इन्फॉर्मेशन आपने दी वो सब भी वो यूज कर सकता है, हाँ है ना, यस सर। सर मेरे अदर पावर्स क्या क्या बेटा, मेरे पास पावर है बेटा कि अगर मेरे को लगता है कि आपकी रिस्क, हमारे को रिस्क है, पैसा डूब सकता है, तो इसकी प्रॉपर्टी में एड्रेस करवा सकता हूं बेटा। क्लियर, समझे मेरी बात, प्लस मेरे को पावर है, आपको इम्यूनिटी दे सकता हूं, आपको प्रोसिक्यूशन वगैरह से छोड़वा सकता हूं, ठीक है, जेल वेल नहीं होगा, जा खेल आराम से। क्लियर, पेनल्टी वगैरह कम कर सकता हूं, तभी तो आप मेरे पास आओगे बेटा। क्लियर, अच्छा, ऑर्डर में कुछ टर्म्स कंडीशन में फॉलो लिखूंगा, वो फॉलो करनी पड़ेगी, नहीं तो सारी इम्यूनिटी क्या हो जाएगी बेटा, विड्रॉ हो जाएगी, हाँ है ना। ओके सर, सुनना, मेरे पास ये भी पावर है, अगर कभी भी मेरे को लगा ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग विद द सेटलमेंट कमीशन, उसको कभी लगता है कि अभी भी कोऑपरेट नहीं कर रहा है, अभी भी झूठ बोल रहा है, तो सर तू एक काम कर, वही जा, आई कैन रेफर द केस बैक टू द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी बिफोर इट वाज पेंडिंग, हाँ है ना बेटा, समझे मेरी बात, पक्का सर, डन। और सर कभी भी केस रेफर बैक होता ना तो ही कैन यूटिलाइज ऑल द मटेरियल इन्फॉर्मेशन, और कोई इम्यूनिटी नहीं मिलेगी। अदर पावर्स क्या क्या मेरे, सर नॉर्मल सेंट्रल एक्साइज ऑफिसर, कस्टम ऑफिसर जो पावर है तो मेरे पास यही है, प्लस मैं अपना खुद का प्रोसीजर फॉलो करूंगा, यही पावर मेरा है बेटा। क्लियर, समझे, मेरे को आप नहीं बताओगे क्या प्रोसीजर होना चाहिए, मैं अपने हिसाब से काम करता हूँ, यू कांट से मी कि ऐसा कर ऐसा कर, हट। क्लियर, समझे मेरी बात, यस सर, यहां तक बात समझे मेरी आप, पक्का बेटा, डन। और सुनना सर, सेटलमेंट कमीशन के पास एक्सक्लूसिव जुरिडिक्शन होता है बेटा, सनी देवल है वो, कौन है बेटा, सनी देवल, जब मैं केस में डील कर रहा हूं कोई बीच में नहीं बोलेगा। क्लियर, मतलब एक्सक्लूसिव जुरिडिक्शन ओवर द केस होता है बेटा उसका, हाँ है ना, समझे, और उसने जो ऑर्डर पास किया उसके अगेंस्ट भी अपील फाइल नहीं होती है, हाँ है ना। क्लियर, पर ध्यान, सेटलमेंट कमीशन ने अपने जुरिडिक्शन से बाहर जाकर काम किया तो रिट पिटिशन फाइल हो जाएगी, पर अपील कभी फाइल नहीं होती है, उसका डिसीजन कैन नॉट बी चैलेंज्ड, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस कैन बी चैलेंज्ड, हाँ है ना, समझे मेरी बात। और पिक्चर खत्म होती है। अब ध्यान रखना, सेटलमेंट कमीशन के लिए आपने एक बार सेटलमेंट करा दिया तो क्या जिंदगी वापस जा सकते हो बेटा, बिल्कुल जा सकते हो, डीटी में नहीं होता बेटा, आईडीटी में होता है ऐसा। क्लियर, पर एक्सेप्ट 3 केस, एक्सेप्ट 3 केस, आपने एक बार सेटलमेंट करा दिया उसी केस में वापस फंस गए, जिस मैटर में सेटलमेंट कराया उसी मैटर वापस फंस गए, मतलब मजे लिए मेरे तो ये लोग,
कि काम करो, चोरी करो, पकड़ में आया सेटलमेंट करा देंगे, राइट? क्लियर? सेकंड, सर आपका केस रेफर बैक हो गया था टू दी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, तो जिंदगी में वापस शक्ल मत दिखाना बेटा, हाँ है ना? क्लियर? किसी भी कारण से हुआ, भले वो 9 मंथ की वजह से हुआ बेटा, याद आया बेटा? अच्छा वो 9 मंथ का टाइम था ना ऑर्डर पास करने का, सेटलमेंट कमीशन लगता है रीजनल केस 3 महीने का एक्सटेंशन ऑर्डर दे सकता था बेटा, फिर बाद में सेटलमेंट क्या, फिर केस क्या हो गया? रेफर बैक 9+3, हाँ है ना बेटा? यस सर। ओके सर, थर्ड, आपने फ्रॉड किया था बेटा, क्या किया था आपने? फ्रॉड, कंसीलमेंट ऑफ पर्टिकुलर्स ऑफ ड्यूटी लायबिलिटी किया था सेंट्रल एक्साइज ऑफिसर से, किसे? सेंट्रल एक्साइज ऑफिसर से, कस्टम ऑफिसर, फिर भी मैंने सेटलमेंट किया ना बेटा, अब जिंदगी में वापस मत आना, मतलब फ्रॉड केस में एक बार ही सेटलमेंट अलाउड है बेटा, हाँ है ना? डन। और सर क्या सेटलमेंट कमीशन को जो रिपोर्ट दी कमिश्नर ने और कमीशन इन्वेस्टिगेशन ने, क्या वो असेसी मांग सकता है क्या? मांगने में क्या जा रहा, पर मैं मना कर दूंगा बेटा, मेरा चॉइस है देना है या नहीं देना है, इट्स माय डिस्क्रिप्शन की देना है कि नहीं देना है, पर हाँ टू रिबट द एविडेंस, टू रिबट द एविडेंस, बोलता हूं उसकी रिपोर्ट में कुछ लिखा हो उसके अगेंस्ट तो यूज करना है क्या, तो रिलेवेंट एक्सट्रा तो आप मांग सकते हो, वो देना ही पड़ेगा मेरे को, आपका राइट है बेटा, हाँ है ना? समझे मेरी बात? और सेटलमेंट कमीशन खत्म होता है अब अपील्स, मेन पॉइंट बताता हूं मैं अपील्स के, सुनना बेटा, सबसे लोअर कौन सा बेटा? कमीशन अपील, उसके बाद से स्टार्ट, उसके बाद हाई कोर्ट, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद सबका मालिक एक। क्लियर? समझे मेरी बात? ओके सर, कमीशन अपील के पास अपील उन्हीं ऑर्डर के अगेंस्ट जाएगी जो कमिश्नर से बिलो रैंक वाले ऑफिसर ने ऑर्डर पास किया, उसके अगेंस्ट जाएगी बेटा। क्लियर? कमिश्नर ने ऑर्डर पास किया या कमीशन अपील ने ऑर्डर पास किया, उसके अगेंस्ट क्या जाना बेटा? से स्टार्ट, उसके बाद हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में वही केसेस आएंगे विच इन्वॉल्व्स सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ, इसलिए से स्टार्ट को फाइनल फैक्ट फाइंडिंग अथॉरिटी बोलते बेटा, हाँ है ना? यस सर। और ध्यान रखना, अगर रेट ऑफ ड्यूटी मतलब क्लासिफिकेशन या टैक्सेबिलिटी का केस है या वैल्यूएशन का केस है, तो यहाँ पे सेस्टर के बाद डायरेक्ट कहाँ जाने का बेटा? सुप्रीम कोर्ट जाने का, हाई कोर्ट नहीं जाने का, हाँ है ना? समझे मेरी बात? पक्का बेटा? डन। कमीशन अपील ने किसने बेटा? अगर इन 7 मैटर्स पे ऑर्डर पास किया है तो उन 7 केस में कमीशन अपील के बाद डायरेक्ट जाओगे, रिवीजन यूनिट जाओगे, सेस्टार्ट नहीं जाने का बेटा। क्लियर? कमीशन अपील ने, कमिश्नर ऑर्डर पास किया तो जाओगे सेस्टार्ट। इन 7 केस में कमीशन अपील ने ऑर्डर पास किया तो रिवीजन यूनिट पास जाने का। 7 केस कौन से बेटा? 4 एक्साइज के, 3 कस्टम के। सर फर्स्ट, गुड्स एक्सपोर्ट क्या रिबेट का केस है रूल नंबर 18 में। गुड्स एक्सपोर्ट क्या विदाउट पेमेंट ड्यूटी रूल नंबर 19 का केस है बेटा। क्लियर? आपका सर्टिफिकेट यूटिलाइजेशन से रिलेटेड मैटर है बेटा कोई। क्लियर? और फोर्थ सर, गुड्स लॉस्ट फ्रॉम ड्यूरिंग ट्रांजिट फ्रॉम फैक्ट्री टू डेपो या वेयरहाउस एटसेट्रा। क्लियर? उससे रिलेटेड कोई मैटर बेटा। क्लियर? और 3 केस कस्टम के, ड्यूटी ड्रॉबैक से रिलेटेड मैटर बेटा। क्लियर? बैगेज से रिलेटेड मैटर बेटा, या गुड्स शोड अनलोडेड और नॉट अनलोडेड एट द पोर्ट ऑफ डेस्टिनेशन इन इंडिया, उससे रिलेटेड मैटर बेटा। तो इन 4+3 इन 7 केस में आप कहा जाओगे बेटा? रिवीजन यूनिट के पास जाओगे, कमीशन अपील के केस बेटा। समझे मेरी बात? इस रिवीजन यूनिट को एप्लीकेशन दोगे बेटा, सेस्टार्ट नहीं जाने का, हाँ है ना? बाकी सारे केस में सेस्टार्ट जाने का बेटा। क्लियर? सर्विस टैक्स मैटर रिबेट के बेटा वो भी सेम, कहा जाएंगे बेटा? कमीशन अपील के बाद रिवीजन यूनिट जाएंगे बेटा, हाँ है ना? यस सर। पक्का? ओके सर, सुनना बात को ध्यान से। अगर आपने कोई एविडेंस लोअर अथॉरिटी को नहीं दिया तो क्या हायर अथॉरिटी उसको एक्सेप्ट कर सकता है बेटा? कभी नहीं करेगा बेटा, एक्सेप्ट इन फॉलोइंग 4 केसेस। क्लियर? फर्स्ट, अगर आप ये प्रूव कर दो कि सर उसने मेरे को रीजनेबल अपॉर्चुनिटी हर्ट दी नहीं। सेकंड, मैंने डॉक्यूमेंट दिया, उसने लेने से मना कर दिया। थर्ड, उसने मंगाया था, मैं नहीं दे पाया ड्यू टू रीजंस बियॉन्ड माय ऑन कंट्रोल। एंड फोर्थ, सर उसने मंगाया नहीं थे, मैं आगे के एविडेंस दे रहा था पर नहीं दे पाया ड्यू टू रीजंस बियॉन्ड माय ऑन कंट्रोल। जैसे गुंडों ने पकड़ लिया बेटा। क्लियर? आपकी गर्लफ्रेंड को उसने कैद कर लिया बेटा, होता है बेटा कई बार। क्लियर सर? तो ऐसे केस में हायर अथॉरिटी एक्सेप्ट करती है एडिशनल एविडेंस, आपने लोअर अथॉरिटी को नहीं दिए वो। पर हाँ, अगर कभी एक्सेप्ट किया तो सबसे पहले वो एविडेंस विल बी गिवन टू दी दैट अथॉरिटी, लोअर अथॉरिटी जिसने ऑर्डर पास किया था, उसको देंगे कि क्या इसके अगेंस्ट तेरे को कुछ कहना है क्या, हाँ है ना? समझे मेरी बात? पक्का बेटा? डन। ओके, अब आप कभी भी अपील करते हो तो क्या प्री डिपॉजिट करना पड़ता है कि टैक्स का अमाउंट? यस। सुनना, अगर कमीशन अपील को अप्लाई करो, किसको अप्लाई करो बेटा? तो 7.5% आपको प्री डिपॉजिट करना पड़ता है ड्यूटी का अमाउंट का बेटा। अच्छा, मैटर ड्यूटी प्लस इंटरेस्ट प्लस पेनल्टी तीनों का तो भी ड्यूटी का अमाउंट का 7.5% बेटा। क्लियर? पर मैटर प्योरली पेनल्टी का ही बेटा, तो पेनल्टी का 7.5%, अदरवाइज ड्यूटी का अमाउंट का 7.5%, हाँ है ना बेटा? क्लियर? और सुनो, अगर क्या बोला सर? वेरी गुड सर। अगर कमीशन अपील के अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट बेटा? कमीशन अपील के अगेंस्ट स्टार्ट किया तो 10% ऑफ द ड्यूटी अमाउंट। पर हाँ, कमिश्नर एज एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी उसके अगेंस्ट आप स्टार्ट किया तो फर्स्ट अपील हो रही बेटा वहां पे, तो वहां 7.5% ही बेटा, हाँ है ना? क्लियर? पर ध्यान रखना, मैटर अगर 200 करोड़ का, कितने का बेटा? 200 करोड़ का 7.5% कितना होता है बेटा? 15 करोड़। सो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्री डिपॉजिट इन अ केस कैन नॉट एक्सीड 10 करोड़, हाँ है ना? मैक्सिमम 10 करोड़ जमा कराना बेटा। अब आपने जमा करा दिया, क्लियर? अब मान लो आप केस हार गए तो रिमेनिंग अमाउंट और जमा करा, दिमाग खराब मत कर। पर अगर आप केस जीत गए तो सच अमाउंट विल बी रिफंडेड टू यू अलोंग विद इंटरेस्ट। और देखो मोदी सरकार को जिस उन्होंने पे किया था बेटा, तब से लेके
आज तक का दे विल बी पेइंग द इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% पर एनम, 5% टू 36% के बीच में रेट होगी गवर्नमेंट की इस केस में, और 8% कितना बेटा 6% पर एनम। बोलो यस सर, पक्का, डन। पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया बेटा, समझे मेरी बात, क्लियर। अच्छा कमीशन अपील को अपील फाइल का टाइम कितना बेटा 60 डेज प्लस 30 डेज का एक्सटेंशन, क्लियर। सर्विस टैक्स में 2 मंथ प्लस 1 मंथ है बेटा, हाँ है ना। कमीशन अपील के अगेंस्ट सेस्टा तो 3 मंथ प्लस एक्सटेंशन, और एमओसीओ मिनिमम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन के लिए 45 डेज है, हाँ है ना, क्लियर। सेस्टा के बाद हाई कोर्ट जाना तो 180 डेज बेटा, क्लियर, समझे मेरी बात, पक्का बेटा, डन। पॉइंट खत्म होता है अब। अच्छा जैसे आप अपील फाइल करते हो ना, डिपार्टमेंट भी अपील फाइल कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा कमिश्नर को पावर दे, किसको पावर दे बेटा, कि वो लोअर अथॉरिटी ने जो ऑर्डर पास किया उसको रिव्यू करता है बेटा, क्लियर। और कमिश्नर का ऑर्डर रिव्यू करता है कौन, कमिटी ऑफ चीफ कमिश्नर बेटा रिव्यू करते हैं टू चेक द प्रॉपर्टी ऑफ द केस। 3 महीने टाइम दिया बेटा चेक करने के लिए, अगर उनको लगता है मामला गड़बड़ है तो दे कैन ऑर्डर द डिपार्टमेंट टू फाइल अपील अगेंस्ट सच एन ऑर्डर, क्लियर। 3 महीने में ऑर्डर पास करना पड़ता है बेटा, प्लस अगर लेट होगा तो सीबीसी चाहे तो 30 दिन का फर्दर एक्सटेंशन और दे सकती है, रीजनेबल कैसा करे तो बेटा, हाँ है ना, क्लियर। इसमें तो फर्दर अपील फाइल कर, इसमें तो ऑर्डर पास करना ही पड़ेगा, यस या नो, यस पक्का। ये अपील रिवीजन के मेन पॉइंट खत्म होते हैं अब, समझे मेरी बात, क्लियर। अच्छा एग्जामिनेशन रिकवरी डिमांड रिफंड सुना। अच्छा शो को नोटिस सर्व करना बेटा, मिस्टेक का कैसे 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 बेटा, तो सर अभी टाइम बढ़ गई बेटा, मिस्टेक का केस है तो 2 साल का टाइम है शो को सर्व करने का बेटा। सर्विस टैक्स में 2.5 साल का, कितने साल का 2.5 साल का, 30 महीने का बेटा, हाँ है ना, यस सर। समझे, पहले 1 साल और 1.5 साल था बेटा, अब 1 साल बढ़ा दिया बेटा, 2 साल और 2.5 साल कर दिया, क्लियर। और फ्रॉड के केस में 5 साल में नोटिस इश्यू कर सकते हैं लोग बेटा, समझे, क्लियर। और नोटिस सर्व किया, अगर आप चोर हो तो चोर हो, नहीं हो तो नहीं हो बेटा, मतलब जो भी होगा केस चलेगा। हार गए तो बहुत अच्छी बात है, जीत गए तो उससे भी अच्छी बात है बेटा, क्लियर। अब सुनना मेन पॉइंट पे आओ, सेक्शन 11 ऐसी पेनल्टी का सेक्शन सुनना। अगर मिस्टेक का केस था, केस था बेटा मिस्टेक, तो पेनल्टी कितनी है देखना बेटा, सुनना सांबे, पेनल्टी मिस्टेक अगर है क्या है सर, तो पेनल्टी कैन बी अप टू 10% ऑफ ड्यूटी इन्वॉल्व और ₹5,000 व्हिचएवर इज हायर। पर अगर शो कोस नोटिस सर्व होने के 30 डेज के अंदर अंदर आपने पूरी ड्यूटी का अमाउंट विद इंटरेस्ट जमा करा देते हो, नो पेनल्टी शैल बी चार्ज, पेनल्टी वेव हो जाएगी बेटा, हाँ है ना, एंड मैटर विल कंक्लूड, क्लियर। पर ऐसा नहीं किया आपने, कंटेस्ट किया और केस अगर आप हार गए, अच्छा जीत गए बात ही खत्म बेटा, पर अगर हार गए तो डिमांड ऑर्डर पास हो जाएगा, हाँ डिमांड ऑर्डर सर्व होने के 30 दिन में अगर आपने पूरी ड्यूटी का अमाउंट विद इंटरेस्ट जमा करा दिया तो पेनल्टी कितनी हो जाएगी, 25% ऑफ पेनल्टी चार्ज इन द ऑर्डर, क्लियर। पर वो भी 30 दिन में जमा करानी पड़ेगी बेटा, हाँ है ना, यस सर। नहीं किया तो बाद में बेनिफिट नहीं मिलेगा, अग्रीड बेटा, क्लियर, डन। और हाँ अगर आपने अपील करी बेटा, क्या करी बेटा, आपने प्री डिपोजिट नहीं किया और अपील करी, और अपील के अंदर बेटा अगर आप केस जीत गए तो सारा मैटर खत्म बेटा, क्लियर। अगर आप केस तो कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्लियर। पर सुनो, अगर अपीलेट अथॉरिटी ने टैक्स का अमाउंट प्लस माइनस किया बेटा कुछ भी, तो अकॉर्डिंगली इंटरेस्ट और पेनल्टी का अमाउंट भी प्लस माइनस होगा बेटा। पर अगर अपीलेट अथॉरिटी ने टैक्स का अमाउंट बढ़ाया बेटा, तो उसके रेस्पेक्ट में पेनल्टी बढ़ेगी बेटा, तो उसके रेस्पेक्ट में जितनी पेनल्टी बढ़ी है उसके लिए 30 दिन का टाइम आपको मिलेगा बेटा, क्लियर। अपीलेट अथॉरिटी ने अगर पेनल्टी बढ़ा दी बेटा, तो जितनी पेनल्टी उसने बढ़ाई है उतनी पेनल्टी के लिए 30 दिन का ऑप्शन मिलेगा। अगर 30 दिन उसके अपीलेट अथॉरिटी के ऑर्डर के बाद में आपने 30 दिन पूरा टैक्स, पूरा इंटरेस्ट और वो पहले वाली पूरी पेनल्टी प्लस ये जितनी इंक्रीज पेनल्टी बढ़ाई उसका 25% अगर जमा करा दिया तो मैटर विल कंक्लूड। बोलो यस सर, पक्का बेटा। फ्रॉड के केस में किसी केस में बेटा पेनल्टी कितना बेटा, 100% टैक्स इन्वॉल्व, क्लियर। पर अगर शो को सर्व होने के 30 दिन में जमा करा दिया पूरा इंटरेस्ट विद ड्यूटी विद इंटरेस्ट, तो 15% पेनल्टी वो भी 30 दिन जमा करानी पड़ेगी, मैटर विल कंक्लूड, क्लियर। पर अगर आपने सर कंटेस्ट किया और केस अगर जीत गए पिक्चर किया बेटा, केस अगर हार गए तो डिमांड ऑर्डर पास हो गया, डिमांड ऑर्डर सर्व होने के 30 दिन वापस ऑप्शन दिया आपको, अगर पूरा ड्यूटी विद इंटरेस्ट जमा करा देते हो तो 25% पेनल्टी हो जाएगी, और 25% ऑफ द ड्यूटी अमाउंट ही पेनल्टी होगा, वो भी 30 दिन जमा कराना पड़ेगा बेटा, क्लियर। और हाँ अगर अपील में गए, अपील अथॉरिटी ने प्लस माइनस किया तो ड्यूटी का अमाउंट प्लस माइनस किया तो इंटरेस्ट पेनल्टी विल बी चेंज्ड अकॉर्डिंगली। पर अगर ड्यूटी का अमाउंट बढ़ा दिया उसकी वजह से ड्यूटी पेनल्टी का अमाउंट बढ़ गया, तो सर जितना अमाउंट बढ़ा है उसके लिए 25% का ऑप्शन देंगे आपको 30 दिन में। अगर पूरा टैक्स पूरा इंटरेस्ट प्लस पूरा पेनल्टी और ये वाला पेनल्टी 25% जमा करा देता तो मैटर विल कंक्लूड। बोले यस सर। सेम प्रोविजन कस्टम में, सेम प्रोविजन सर्विस टैक्स में। सर्विस टैक्स में सेक्शन दे रखा 76 मिस्टेक का और 78 दे रखा फ्रॉड के केस में। बस सर्विस टैक्स में एक फर्क है बेटा, मिस्टेक के केस में पेनल्टी कितनी बेटा, 10% टैक्स इन्वॉल्व बस, और 5,000 हायर ये नहीं है बेटा, क्लियर। समझे, बाकी पूरे प्रोविजन सेम है। यस या नो। रिफंड का टाइम दे रखा है, 1 ईयर के अंदर रिफंड के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। डॉक्ट्रिन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट याद आया बेटा आपको, अरे कंज्यूमर वेलफेयर फंड याद आया बेटा आपको, क्लियर। गवर्नमेंट को पावर है कि लगता है कि जनरल मार्केट में प्रैक्टिस है, कोई टैक्स पे नहीं कर रहा, तो
प्रिवलिंग प्रैक्टिस को ध्यान में रखते हुए 11 सी याद आया बेटा, पावर टू, ठीक है माफ कर देगा, क्लियर। अच्छा आपने कोई एक्स्ट्रा टैक्स ले लिया तो आपको जमा कराना ही पड़ेगा हमेशा, एज इट इज नॉर्मल टैक्स, नहीं तो इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा लेट हो गया तो बेटा, क्लियर। वो सारा नॉर्मल प्रोविजन है बेटा, हाँ या ना, यस सर, समझे। एंड लास्ट ऑफेंसेस एंड प्रोसिक्यूशन, सुना वहां पे अमेंडमेंट हुआ बेटा छोटा सा, पर हाँ पहले बताता हूं मैं फटाफट, इधर ध्यान। अगर एक्साइज की बात करूं, अमाउंट ड्यूटी इन्वॉल्व अगर 50 लाख से ज्यादा है, कितना ज्यादा बेटा ड्यूटी अमाउंट, तो 7 साल की जेल, मिनिमम 6 मंथ, याद है बेटा, क्लियर। और 50 लाख से कम है तो अप टू 3 इयर्स की जेल, क्लियर। सेकंड ने सब्सिक्वेंट ऑफेंस अमाउंट कुछ भी हो बेटा, क्लियर, 7 साल की जेल, मिनिमम 6 मंथ, हाँ एक्सेप्ट इन 4 स्पेशल केसेस, ज्यादा है बेटा 6 महीने की जेल से भी कम हो सकता है, पर ये 4 केस कभी भी स्पेशल एजुकेशन नहीं होंगे, क्लियर। फर्स्ट एज ऑफ द अक्यूज्ड, साहब पहली बार क्या है, चल जेल चल पहली बार बेटा, क्लियर। थर्ड, सर मेरे बॉस ने कहा कर ले कुछ नहीं होगा, हो गया कोई दिक्कत नहीं, सर तू भी जेल चल बेटा फटाफट, क्लियर। आई वाज एक्टिंग ऑन डायरेक्शन ऑफ सम अदर पर्सन, दिस इज नॉट अ रीजनेबल केस फॉर इम्प्रिजनमेंट लेस देन 6 मंथ, क्लियर। साहब मेरे गुड्स तो ऑलरेडी कॉन्फिस्केट कर दिया साहब, दिस इज आल्सो नॉट अ रीजनेबल रीजन फॉर इम्प्रिजनमेंट लेस देन 6 मंथ बेटा, हाँ है ना, मतलब बहाना बनाओ तो अच्छा बनाना, इन 4 के अलावा कोई और बनाना बेटा, क्लियर। ये 4 केस में तो फिट होना ही होना है अंदर आपको, अरे क्लियर, यस सर, समझे। अच्छा सर्विस टैक्स में भी सिमिलर प्रोविजन दे रखे बेटा, पर वहां पे ध्यान रखना अमाउंट ऑफ टैक्स इन्वॉल्व 2 करोड़ हो गया, कितना हो गया बेटा 2 करोड़ से ज्यादा, क्योंकि अमाउंट ऑफ, अच्छा सुनना, सबसे गंभीर ऑफेंस, सबसे संगीन जुर्म, आपने क्लाइंट से टैक्स ले लिया, जमा नहीं करा और 6 मंथ ज्यादा टाइम हो गया और अमाउंट ऑफ सर्विस इन्वॉल्व एक्सीड्स 2 करोड़, कितना बेटा, तो 7 साल की जेल, मिनिमम 6 मंथ, क्लियर। बाकी केस में अगर 2 करोड़ एक्सीड करता है तो सर 3 साल की जेल, मिनिमम 6 मंथ, क्लियर। और बाकी सारे केस में अमाउंट अगर बाकी सारे केस में 2 करोड़ से कम अगर है तो 1 साल की जेल है बेटा। रिपीट ऑफेंस में वही, अगर वो टैक्स लेके फिर जमा नहीं कराया तो अमाउंट कितना भी हो रिपीट ऑफेंस के केस में बेटा, क्लियर। सर 7 साल की जेल, मिनिमम 6 मंथ, और उन बाकी के केसेस में 3 साल की जेल, मिनिमम 6 मंथ, हाँ है ना बेटा, ध्यान रखना। केवल एक ऑफेंस कॉग्निजेबल ऑफेंस रह गया बेटा, कौन सा, सर्विस टैक्स में कौन सा, अगर आपने टैक्स कलेक्ट कर लिया, जमा नहीं कराया, 6 महीने ज्यादा हो गया, 2 करोड़ से अमाउंट ज्यादा हो गया, तो दैट इज अ कॉग्निजेबल ऑफेंस एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस, हाँ है ना बेटा, यस सर, क्लियर। और ध्यान, सर्विस टैक्स में अरेस्ट का पावर था पहले एससीडीसी के पास, वो सारा पावर क्या कर दिया, डिलीट, क्लियर, समझे मेरी बात, यस सर। पॉइंट समझ में आया क्या, आवाज नहीं आ रही बेटा, डन। अच्छा कस्टम में कोई चेंज नहीं हुआ बेटा, ड्यूटी ड्रॉबैक का अमाउंट 50 लाख से ज्यादा है, ड्यूटी इवेजन का अमाउंट 50 लाख ज्यादा है, या प्रोहिबिटेड गुड्स में डील कर रहे हो अमाउंट कुछ भी बेटा, क्लियर, या मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स 1 करोड़ से ज्यादा थी, ऐसे गुड्स में पकड़ा गया बेटा तो 7 साल की जेल, मिनिमम 1 साल बेटा, मिनिमम 6 मंथ, अरे हाँ है ना, यस सर, क्लियर, समझे पक्का। इस तरह के वहां पे भी दे रखे सेम प्रोविजन, क्लियर। एंड सर दिस इज हाउ एंटायर इनडायरेक्ट टैक्स गोवा गॉन। आई होप आपको रिवीजन काम आया, आई होप आपको समझ में आया, क्लियर। माय बेस्ट विशेस आर विथ यू ऑलवेज, क्लियर। अच्छे से पढ़िएगा, बी कॉन्फिडेंट, क्लियर। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर कीपिंग पेशेंस, या थैंक यू सो मच।